कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 से। शिया फैमिली अपनी बड़ी बेटी बेयू की मौत के बाद अपने टाउन छोड़कर एक नए शहर आए हैं, माजी को भुलाकर जिंदगी की नई शुरुआत करने। यहाँ उन्होंने अपना नूडल रेस्टोरेंट खोला है। नए जगह पे बिजनेस स्टार्ट करना कठिन होता है और उन्हें भी परेशानियां आ रही थी, पर उनकी सबसे बड़ी परेशानी की वजह हमेशा से बेयू रही है। वो वहाँ पे किसी को भी बताते नहीं कि उनकी एक बड़ी बेटी भी थी। खासकर वो कहा करते कि उनके बस 2 ही बच्चे हैं, उनकी बेटी यानी हमारी फीमेल लीड शॉ शिंग्यू और उनका बेटा शॉ शिंग्यू का छोटा भाई जिन्यू। शॉ शिंग्यू की माँ फांग हाओ बेयू के नाम से इतना चिढ़ती है कि उन्हें उसके बारे में बात करना या उसके किसी सामान तक को देखना गवारा नहीं, और ये बात शॉ शिंग्यू को बहुत अच्छे से पता भी थी। एक रोज वो रास्ते से गुजर रही होती है और उससे हमारा मेल लीड मिनशेंग टकरा जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ किसी के पीछे भाग रहा था। वो उस आदमी से वॉलेट मांग रहा होता है जिसे वो एक औरत से चुरा के भाग रहा था, लेकिन शॉ शिंग्यू को लग रहा होता है कि वो उसे बुली कर रहा है। वो आते एक बागीचे में और एक बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर अपने पुराने स्कूल के क्लासमेट माँ मिंगकाई को खत लिख रही होती है, और पेड़ पे बैठा मिंगशेंग उसे देखता है और उसका खत उठा लेता है और उसमें शॉ शिंग्यू का नाम पढ़कर समझ जाता है कि ये बेयू की छोटी बहन है। कंफर्म करने के लिए उसे रोकता है, पर वो उसके हाथ पे अपने निशान छोड़कर भाग जाती है। रात में शॉ शिंग्यू अपनी किताबों पे कवर लगा रही होती है और उसकी माँ फांग हाओ उसे कहती है नए स्कूल में बस पढ़ाई पे ध्यान देना और बदमाश बच्चों से दूरी बनाए रखना। सोते हुए शॉ शिंग्यू डर रही होती है। उसे लगा था इस नए शहर में कोई उसे नहीं पहचानता होगा, पर मिंगशेन से मिलने के बाद उसे लग रहा है कि शायद उसके साथ यहाँ भी वही सुलूक हो सकता है जैसा टाउन में हुआ करता। अगले दिन वो आती है अपने नए स्कूल और वहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले मिनशेंग के फ्रेंड्स जेलिन और चेन हाउ से होती है। एक नई स्टूडेंट को देखकर वो उसे अपनी ड्यूटीज कराने ले जाते हैं स्विमिंग पूल, जहाँ की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी आज उनके सर थी। फिर उसे टीचर पूरे क्लास से इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसके डेस्क मेट जियांग नियांग है, जिसकी माँ शॉ शिंग्यू के होम टाउन से बिलोंग करती है। फिर शॉ शिंग्यू की नजर पड़ती है पीछे सीट पे बैठे मिनशेंग पे, जो उसे ब्रेक टाइम पे फिर से बेयू की बहन कहकर पुकारने लगता है, और वो एक्चुअली में उसकी आवाज सुनकर मुड़ती भी है, पर चूंकि वो उस वक्त जियांग नियांग के साथ थी तो वो साफ कह देती है कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं बेयू नाम की लड़की को जानती तक नहीं। अब क्लास हो रही है हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन का, और टीचर शॉ शिंग्यू को खड़ा कराकर रीड करने को कहती है, क्योंकि बाकियों की तरह उसका ध्यान भी क्लास में नहीं था। लेकिन जब वो बुक खोलती है तो सारा पेज पेंसिल से खराब किया हुआ था, जिसकी वजह से उसे टीचर से सुनना पड़ता है। शॉ शिंग्यू को समझ आ गया था ये काम उसकी माँ का है। जब वो अपने बुक पे कवर चढ़ा रही थी तभी उसकी माँ ने ये किया होगा। वो घर पे इसका जवाब मांगती है, पर उनका कहना है ये सब चीजों के बारे में पढ़ने से कोई फायदा नहीं, बल्कि इससे बच्चे बिगड़ते हैं, जैसे कि उनकी बड़ी बेटी बेयू बिगड़ गई। अगले दिन स्कूल में मिंगशेंग शॉ शिंग्यू को उस चोट के बदले उसे अपना होमवर्क करने देता है। उसके नाम मानने पे बोलता है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बहन कैसे मरी। अपनी बहन का नाम सुनकर वो उसकी होमवर्क करने के लिए मान जाती है। क्लासरूम में बैठे वही र्यूमर्स के बारे में सोच रही होती है जो लोग कहा करते थे उसकी बहन के बारे में कि वो एड्स की वजह से मरी, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि वो अपेंडिक्स के पोस्ट सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से चल बसी। उसी अफवाह के बारे में वो अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है, पर फांग हाओ का अभी भी यही कहना है कि वो सारी बातें बस अफवाह ही है, जिसपे वो कहती है अगर हम उस अफवाह के खिलाफ कुछ कहेंगे नहीं तो कहीं भी चले जाए लोग हमें परेशान करना बंद नहीं करने वाले। इसी बातों को लेकर माँ बेटी में बाताबाती हो जाती है। अगले दिन स्कूल में मिंगशेंग बास्केटबॉल खेल रहा होता है और वो देखने के लिए जियांग नियांग अपने साथ शॉ शिंग्यू को ले आती है, और मिंगशेन अनजाने में बास्केटबॉल से उसके सर पे लगा देता है। उसकी चोट के बारे में पूछता हुआ कहता है मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें मेरा होमवर्क जो करना है इसके लिए वो उसका नंबर भी मांगता है, पर वो फोन यूज नहीं करती, सो वो उसका चैट आईडी मांगता है। उन्हें दूर से जिन्यू देख लेता है और अपनी बहन से कहता है तुम तो कमाल की निकली, नए शहर आते ही मिनशेंग से भी कांटेक्ट में आ गई। उसकी चोट देखकर पूछता है ये सब कैसे हुआ। वो बताती है मिंगशेंग की वजह से, और ये सब उसकी बहन के कारण हो रहा है जिसे वो पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी बहन जो बहुत खूबसूरत और पॉपुलर थी हमेशा शॉ शिंग्यू को नीचा दिखाती, इवन उसे माँ की चमची भी कहती, क्योंकि वो हमेशा फांग हाओ की बात माना करती थी। उसे तो एक दफा लड़कों के सामने बहन मानने तक से इनकार कर दिया। वो जब भी उदास होती है तो हमेशा अपने घर के छत से सामने के घर की एक खिड़की को देखा करती है जहाँ विंड चाइम लगा हुआ था। स्कूल में वो मिंगशेंग के सारे कॉपीज लौटा कर कहती है वो उसका होमवर्क नहीं करने वाली, क्योंकि उसकी बहन अपेंडिक्स की वजह से ही मरी है, सो वो उसे कुछ भी बोलकर बुली नहीं कर सकता। लेकिन उसका ये भ्रम वो तोड़ देता है जब कहता है कि मरने से पहले जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थी वहाँ के डायरेक्टर उसके डैड है। सो वो जियांग नियांग के फोन से सर्च करके भी देखती है। घर पे आती है तो देखती है अपने कजन जिनजियो को अपने फियांसे शाओ युन के साथ, जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है।
वो लोग बातें बातें करते हैं और फांगहाओ उनके लिए फल काट रही होती है। वहीं वो दोनों बताते हैं कि वो गांव में शादी करने वाले हैं, वही गांव जहां ये सब पहले रहा करते। लेकिन शोशोंग्यू के डैड के नौकरी चले जाने से टाउन आ गए, बेयू को उसके दादी और दादा के पास छोड़कर। कुछ देर बाद हम शोशोंग्यू को छत पे देखते हैं। जिनजियो भी वहाँ आता है। वो उससे बेयू की मौत के बारे में पूछती है, इस उम्मीद में कि शायद वो उसे कुछ सच बता दे, पर वो भी वही कहता है जो उसकी माँ कहा करती है। सो वो स्कूल में बड़े कॉन्फिडेंट के साथ मिंगशेन से कहती है कि उसे परवाह नहीं, उसके डैड उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। बस वो इतना जानती है कि वो सब महज अफवाह है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्लास मॉनिटर सबके होमवर्क कलेक्ट कर रही होती है और जब शाओशिंग्यू से मांगती है तो वो देखती है उसके बैग में उसका होमवर्क गायब। वही मिंगशेन रात के टाइम पे आया है अपने डैड के घर, जहाँ वो कभी कभी ही आया करता है, क्योंकि वो अपनी माँ के घर छोड़कर चले जाने और अपने दादा की मौत का जिम्मेदार उन्हें मानता है, इसीलिए उनकी उनसे कभी नहीं बनती। सो वो अपने खर्चे वगैरह लेने के लिए उनके पास आया करता है, जो कि अभी भी उसी के लिए आया था। अगले दिन स्कूल में कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद भी शोशोंग्यू ने कभी की नहीं थी। वहाँ सब उसे बुली करने लग गए थे। इवन जियांग नियान ने भी उससे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि सबको पता चल गया था उसकी बहन एड्स की वजह से मरी। उसे इन सब के पीछे मिनशिंग का हाथ लगता है, पर वो कहता है कि उसने ये सब किसी को भी नहीं बताया। स्कूल में लगभग सभी ने शोशोंग्यू से दूरी बना ली थी, सिवाय क्लास 12 की मोमो, जो उसकी पड़ोसी भी है, साथ ही मिंगशेंग की बचपन की दोस्त। स्विमिंग पूल की साफ सफाई की ड्यूटी के दौरान जब मिंगशेंग उसे एक फाइल दिखाकर बताता है कि इसमें बेयू की रिपोर्ट्स है, तो वो उसे देखने के लिए क्यूरियस हो जाती है। इवन जब मिंशिंग के हाथ से वो फाइल छूटकर पूल में बह जाता है, तो उस फाइल को हासिल करने के लिए वो पूल में भी जंप कर देती है। उसे तैरना तक नहीं आता, तो मिंशिंग उसे बचाता है। शोशिंग्यू जब वो फाइल देखती है तो वो बस एक कोरा कागज था, जिसे शेंग दिखाकर बस उसे तंग करना चाहता था, पर उसने नहीं सोचा था कि वो पानी में ही कूद जाएगी। मोमो मिंशिंग से कहती है शोशिंग्यू को ऐसे तंग ना करे, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारी चीजों से गुजर रही है और आज के इंसिडेंट को देखकर उसे भी शोशोंग्यू के लिए बुरा लगने लगता है। वहीं शोशोंग्यू आई है हॉस्पिटल अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर से पूछने अपनी बहन के बारे में, पर उनका कहना है कि पिछले साल कोई भी अपेंडिक्स से नहीं मरा। वापस आते हुए वो वहाँ मिंगशेंग को देखती है और उससे रिक्वेस्ट करती है बेयू के मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाए, क्योंकि ये काम उसके लिए ज्यादा इजी होगा। वो दिन आता है अपने डैड के कैबिनेट की स्ट्रीम सिलेक्शन फॉर्म में उनका साइन लेने। उसके डैड फॉर्म में आर्ट्स कट करके साइंस में टिक कर देते हैं और बोलते हैं तुम मुझसे बदला लेने के लिए अपने करियर के साथ मत खेलो। लेकिन मिंगशिंग को पसंद नहीं उसके डैड उसकी लाइफ कंट्रोल करे, सो वो फॉर्म लेकर चला जाता है उनका साइन लिए बिना। वही शोशोंग्यू घर पे देखती है अपनी माँ को एक ड्रॉअर को लॉक करते हुए और इस बारे में जिन्यू को बताती है, प्लस जो भी उसे आज हॉस्पिटल में बेयू के बारे में पता लगा। जिन्यू बस उसे इतना ही कहता है कि जब बड़े लोग इसे छुपा रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। कुछ सच ऐसे होते हैं जिसके बाहर न आने में ही सबकी भलाई होती है, बट शोशोंग्यू पीछे हटने नहीं वाली। भले ही वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो, पर वो पता लगा कर रहेगी। फिर हॉलीडे ब्रेक में वो अपने पेरेंट्स के साथ गांव आती है, अपने दादा दादी के पास। वहाँ हम देखते हैं उसके डैड के पहले भाई हेशेंग को। यहाँ जीलिन चेंचाओ को बेयू की पिक्चर दिखा रहा होता है, बताता है कि ये उसकी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और क्या कमाल की थी। सो शोशोंग्यू की पर्सनालिटी भी उसके जैसे ही होगी। ये सब बातें सुनकर मिंगशेंग को अच्छा नहीं लग रहा होता है। वही शोशोंग्यू घर के पास के लोगों से बेयू के बारे में पूछती है कि आखिर वो कैसी थी। वो बताते हैं कि वो जो अपने दादा दादी के पास पली बड़ी, माँ बाप जो कई महीनों बाद एक बार आया करते उससे मिलने, वो इस गांव में ऐसी बच्ची थी जो किसी के काबू में नहीं आती। साथ ही उसको डांस करना बहुत पसंद था। एक मशहूर डांस एकेडमी ने उसे अप्रोच किया, पर वो आखिर में हांजाओ आर्ट्स स्कूल में गई। वो तुम्हें भी मिस किया करती, इसीलिए जब उसके पास कुछ अच्छी चीजें आती तो वो तुम्हारे लिए बचाया करती। ये सब सुनकर उसके परसेप्शन अपनी बहन को लेकर चेंज होने लग रहे थे। यहाँ मिंगशन अपने दोस्तों की मदद से अपने फॉर्म में अपने डैड की नकली सिग्नेचर करवा रहा होता है। स्कूल जाता है सबमिट करने, पर सोचता है क्या सच में वो गलत स्ट्रीम चुनकर अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सो वो साइंस लेने के बारे में सोचने लगता है। वहीं गांव में उनसे मिलने शोशोंग्यू के दूसरे अंकल जियांग शियांग अपनी बीवी छिन के साथ आए हैं, जो मेंटली इल है। उसकी आंटी शोशोंग्यू को देखकर उसे बेयू कहकर गले लग जाती है। उनको ये दिमागी बीमारी तब से हुई जब से उन्होंने अपना बच्चा खोया। बेयू गांव में अपनी आंटी शिन के काफी क्लोज थी। अगले दिन वो आती है एक लाइब्रेरी, जहाँ उसे एक बुक में बेयू का लिखा एक पेपर मिलता है जिसमें उसने प्यार के बारे में लिखा था। वहीं उसकी मुलाकात माँ मिंकाई से होती है, जो उससे कहता है मैंने तुम्हें कई खत लिखे पर किसी का जवाब तुमने नहीं दिया। वो बोलती है पर मुझे कोई खत नहीं मिले। वो फिर उसे बोलता है रोज उसके साथ मिलकर पढ़ाई करने। शोशोंग्यू उसे थैंक्स कहती है, बाकियों की तरह उसकी बहन की वजह से उसके साथ बुरा सलूक ना करने के लिए। वो कहता है हाँ, क्योंकि बेयू बेयू थी और तुम हो, तुम उसकी जैसी नहीं हो, तुम समझदार और बातों को सुनने वाली हो। यहाँ मिंगशन बास्केटबॉल खेलकर बैठा ही था कि उसे शिनशाओ का मैसेज आता है।
लिखा था तुमने माँ मिंकाई के लेटर्स क्यों चुराए? मैंने पूछा क्लास मॉनिटर से, उसने बताया तुम मेल रूम से लेटर्स पिक करने के इंचार्ज थे। मुझे एक फेवर करो, मुझे बेयू की मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए। मैंने रिलीज फॉर्म भी फिलअप कर दिए हैं। जिनली और शिनचाओ अपने दोस्त को ऐसे स्माइल करते हुए मैसेज करता देख समझ जाते हैं कि ये तो गया काम से। वहीं घर पे मिस यू जेन आई है जो हेल्थ केयर वर्कर है। जियांग शांग के कहने पे शिन की चेकअप करने आई थी। उनके वापस जाते हुए छेओशुंगी उनसे पूछती है बेयू की मौत के बारे में अगर उन्हें कुछ पता है तो। पर उन्हें उस बारे में तो कुछ नहीं मालूम थी, पर एक बात जानती है कि बेयू के विंटर वेकेशन में स्कूल से आने के बाद मिसकैरेज हुआ था। इवन फांग हाओ भी ये जानती है। वो पूछती है उस आदमी के बारे में जिसका वो बच्चा था, पर उन्हें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। यहाँ मिंगशेंग के डैड ने उसे हॉस्पिटल बुलाया साथ में कहीं लंच करने जाने के लिए, क्योंकि उनका आज एक सर्जरी कैंसिल हो गया, सो उनके पास टाइम है। वो उसे बास्केटबॉल मैच की टिकट भी देते हैं, पर वो समझ गया है कि उसके डैड अब तक नहीं बदले, हमेशा अपने बारे ही में सोचते हैं। सो वो वहाँ से वापस चला जाता है। उसके डैड कभी टाइम नहीं दे पाते थे घर पे, हमेशा सर्जरीज में बिजी रहते, इसीलिए मिंगशेंग की माँ घर छोड़कर चली गई। उसे उसकी माँ ने पेड़ पे चढ़ना सिखाया था, सो इसीलिए वो उसी बरगद के पेड़ पे बैठ जाता है जब भी उसे शांति और सुकून चाहिए होती है। वही शाचुंग्यू मिंगशेंग की भेजी रिपोर्ट चेक कर रही होती है। वो देखती है बेयू के HIV टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव थे। यहाँ उसके पेरेंट्स भाई और अंकल हेशेंग की मदद करके वापस आ गए हैं घर। फंगहाओ देखती है उनकी बेटी अभी तक घर वापस नहीं आई, सो जब वो देर से आती है तो थोड़ा उसे डांट लगाती है कि ऐसे लड़कियों को देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। वो कहती है मैं लाइब्रेरी गई थी। रात तक वो जिन्यू को बताती है कि जो रूमर्स बेयू के बारे में थे वो सब सच निकले। इवन उसका मिसकैरेज भी हुआ था और वो उस लड़के को ढूंढ कर रहेगी। हो सकता है उसकी मौत के पीछे उसी का हाथ हो। यहाँ मिंगशेंग के डैड मोमो को बास्केटबॉल के टिकट चेंग को देने को कहते हैं, पर उनका नाम लिए बिना। लेकिन जब वो ये देती है तो वो समझ जाता है ये उसी के डैड ने दी है और वापस लौटा देता है। वो बताती है कि जैसा वो अपने डैड को अपने दादा की मौत का जिम्मेदार मानता है वैसा नहीं है, बल्कि उसके दादा पहले ही से बहुत बीमार थे और वेंटिलेटर की मदद से बस उनकी सांसें चल रही थी। यहाँ माँ मिंकाई से मिलने आई है शिनचाओ, उसके साथ पढ़ाई कर रही होती है, पर दूरी से उसकी माँ किसी लड़के के साथ उसे देखकर वहाँ से वापस ले जाती है और उससे पूछती है तुम लाइब्रेरी जाने वाली थी ना, वहाँ क्या कर रही थी? क्या कल रात भी उसी लड़के के साथ थी? क्योंकि मैंने लाइब्रेरी के स्टाफ से पूछा पर उन्होंने कहा कल तुम वहाँ गई नहीं। वो कहती है कि वो बस उसका एक क्लासमेट था और उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा जैसे वो सोच रही, पर उन्हें उस पर यकीन नहीं हो रहा क्योंकि बेयू भी ऐसे ही बहाना करती थी। उनके लिए मान सम्मान इज्जत ज्यादा मैटर करता है। सो वो बोलती है अब से मेरी नजर तुम पे रहेगी। उनके जाने के बाद उसकी आंटी चीन उसका हाथ पकड़कर भागने लगती है और कहती है बेयू चलो यहाँ से निकल चले। खेतों में काम कर रहे जियांग सिंह उसे ऐसे भागता देख उसके पीछे जाते हैं और वो और तेजी से भागने लगती है और वो गिर जाती है और उनके हाथ से बेयू की डायरी भी। उनके हस्बैंड उन्हें वहाँ से ले जाते हैं घर और रात में थोड़ी डांट भी लगाते हैं कि कैसे वो उन्हें परेशान किया करती है। शाओशिंग्यू को उनके लिए बुरा लग रहा होता है। रात के वक्त अपने भाई के साथ वो जाती है अपनी बहन के मकबरे उसकी फेवरेट चीजें उसे जलाकर वापस करने। जब घर को वापस लौट रहे होते हैं तो वो देखते हैं उनके घर में आग लगी है। सुबह तक वो सब जले हुए सामानों को बाहर निकाल रहे थे। पड़ोसी आकर बातें बनाते हुए कहते हैं ये सब उस पागल औरत की वजह से हुआ, सुना उसने सिगरेट रख कर छोड़ दिया था। जियांग शिंग अभी हॉस्पिटल में है उसके कारण। जिन्यू वहाँ से सबको भगाता है। शाओशिंग्यू देखती है बेयू के जले डायरी को जिसमें उसने किसी लड़के के बारे में लिखा था जिसे वो बहुत प्यार किया करती थी और उससे पहली बार कोई ऐसा मिला था गाँव में जिसपे वो रिलाई कर सकती। छुट्टी खत्म होने के बाद सब वापस शहर आ जाते हैं। स्कूल में हेल्थ चेकअप हो रहे थे। वहाँ जब शाओशिंग्यू अपनी हाइट मेजर कराने शू उतार कर गई तब देंगमी और गुआनलान ने उसके जूते डस्टबिन में फेंक दिए। जब वो वापस आती है तो देखती है उसके जूते गायब है और वो उसे ढूंढते रहती है पर उसे कहीं नहीं मिलता। वही बस मोजे पहने क्लासरूम में बैठी होती है। मिनचिंग ये देखकर उसे छुट्टी टाइम अपने जूते देकर कहता है इसे मेरी तरफ से फेंक देना। वो उसी जूते को पहनकर घर को निकल जाती है। दूर से शिंग उसे स्माइल करता हुआ देख रहा होता है। घर पे जब वो आती है तो उसकी माँ उसके पैरों में लड़के के जूते देखकर फिर से डांट लगाना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि उसका जूता खो गया था, सो उसने ये डस्टबिन से उठाया, पर उन्हें ये सब बहाना लगता है और वो उस पर चिल्लाना बंद नहीं करती। सो जिन्यू को बीच में आकर बताना पड़ता है कि स्कूल में कैसे शाओशिंग्यू को सब बुली करते हैं। इवन उसके स्पोर्ट स्कूल में भी बेयू के कारण उसे तंग किया जाता है। उसकी माँ शाओशिंग्यू से कहती है थोड़ा सब्र करने, लोग कुछ वक्त के बाद ये सब भूल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। रात में उसके माँ बाप रेस्टोरेंट के बहुत ही कम मुनाफे और कर्ज चुकाने की बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त शाओशिंग्यू देखती है उस ड्रॉर को खुला और उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। जिन्यू से कहती है तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उस ड्रॉर के अंदर की डॉक्यूमेंट्स देखने में। स्कूल में वो देखती है देंगमी, गुआनलान और जीलिन को उसके बैग में कचड़े डालते हुए। उसे लगने लगता है ये ऐसा मिनचिंग के कहने पे कर रहा है, सो वो सारा कचड़ा उसके बैग में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन उसे ये सब सही भी नहीं लग रहा होता, सो मोमो से कहती है
मोमो बोलती है शेंग भले ही थोड़ा बदमाश है पर वो कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। ब्रेक टाइम पे मिनचिंग जिलिन को अपना बैग साफ करने देता है क्योंकि शाओ शिंग्यू उसकी वजह से उसे बुरा समझ रही है। साथ ही वो बेयू वाली बात भी जिलिन ने ही फैलाई जब उसे इस बारे में दूसरे स्कूल के किसी दोस्त से पता लगी। सो मिनचिंग उसे इसके लिए पनिश भी करता है। ये सब दूर से देख रही होती है शाओ शिंग्यू और घर आकर मोमो की बातों पे गौर करती है और उसे रियलाइज होने लगता है कि मे बी मिनचिंग वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है। सो अगले दिन स्कूल में उसके शू उसके डेस्क के पास रख देती है जिसे वो देखकर स्माइल करता है और पहन लेता है और उसे कहता है वैसे मैंने तुम्हें इसे फेंकने के लिए दिया पर तुमने जब इसे इतने अच्छे से साफ कर ही दिया है तो सोचा क्यों ना पहन ही लूं, और वैसे तुम्हें मेडिकल रिपोर्ट्स के बदले मेरा होमवर्क करते रहना होगा। वो कहती है ठीक है पर मेरे 2 शर्त होंगे, पहले तुम्हें मुझे अपना फोन कुछ दिनों के लिए देना होगा, दूसरा मेरे लिए आए हुए खत वापस करने होंगे। सो उसे फोन तो दे देता है वो, पर वो लेटर्स नहीं लौटाता। मोमो से पूछता है एक लड़का जो किसी लड़की को उसके लेटर्स जो किसी दूसरे लड़के ने लिखे हैं उसे अगर लौटा नहीं रहा है तो क्या वो सनकी हो गया। वो हंसते हुए कहती है नहीं, इसका मतलब ये है कि वो उस लड़की को बहुत पसंद करता है। वो तो ये सुनकर ब्लश करने लगता है। वही मिंगशेंग के डैड और नर्स वांग्यान के बीच कुछ चल रहा है जिसके बारे में वो सही वक्त आने पे मिंगशेंग को बताने की बात कर रहे होते हैं। यहाँ घर पे जिनियो अपनी माँ से एक जरूरी पेपर्स मांगता है जो उसके टीचर को चाहिए। वही देने के लिए वो ड्रॉअर खोलती है और यहाँ शाओ शिंग्यू जानबूझकर गर्म पानी अपने हाथ में गिरा देती है। इसी का फायदा उठाकर जिनियो चाहता है ड्रॉअर से डॉक्यूमेंट्स के पिक्चर्स लेना। जब शाओ शिंग्यू फोटोज देखती है तो उसमें बस बेयू के हॉस्पिटल के एक्सपेंसिव बिल और पैसों की स्लिप्स थे जो जिनियो भेजा करता था। अगले दिन जब फांगाओ ड्रॉअर से पैसे निकालती है तो कुछ कम पड़ रहे थे। उन्हें याद आता है कि पिछली रात जिनियो ड्रॉअर से वो पेपर निकालने गया। सो उससे पूछती है और वो सब बता देता है, इवन फोन भी दे देता है उन्हें। पैसे चोरी जिनियो ने किए होते हैं पर इसका इल्जाम शाओ शिंग्यू पे लग रही थी। इवन जब उससे पूछा जाता है कि ये फोन कहाँ से आया तो वो कहती है स्कूल लाइब्रेरी में पड़ा हुआ था इसीलिए उठा लिया, जिसपे उसकी माँ बोलती है इसे चोरी कहते हैं, मैं तुम्हारे स्कूल जाकर पता लगाऊंगी ये फोन आखिर किसका है। वो उसके स्कूल जाने के लिए निकलती है। शाओ शिंग्यू बताती है कि उसने जिनियो को बस डॉक्यूमेंट्स देखने कहा था, बेयू के बारे में जानने के लिए, पैसे चोरी करने को नहीं कहा था। साथ ही बेयू की डायरी भी अपनी माँ को दिखाती है जिसे देखकर वो सर पकड़कर रोने लगती है। शाओ शिंग्यू बोलती है हो सकता है बेयू की मौत के पीछे उसके इसी बॉयफ्रेंड का हाथ हो। वो अभी भी यही कहती है कि उसकी मौत अपेंडिक्स से हुई और कोई उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं। स्कूल में उसके टीचर से वो फोन लौटाकर बता देती है कि उनकी बेटी को ये कहाँ से मिला। दिएंगमी और गुआनलान को इस बात की खबर हो जाती है कि टीचर ने शाओ शिंग्यू को अपने ऑफिस बुलाया है एक चोरी हुए सामान की वजह से। उन दोनों को गॉसिप करते हुए मिनचेंग सुन लेता है। शाओ शिंग्यू और उसकी माँ जो उस फोन के ओनर के लिए बैठी थी, मिनचेंग वहाँ से गुजर रहा होता है। फंघाओ उसके शूज बड़े ही गौर से देखने लगती है। फिर मोमो आती है टीचर के साथ बताती है ये उसी का फोन था जो खो गया। अपनी माँ की जाने के बाद शाओ शिंग्यू मोमो को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है पर वो बताती है कि उसकी मदद मिनचेंग ने की है, सो उसे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सो वो उसके लिए पानी का बोतल रखती है उसके डेस्क पे, उसमें थैंक यू का नोट लगा हुआ था। वो देखकर तो मिनचेंग ऐसे पानी पीने लगता है जैसे अमृत पी रहा हो। रात में शाओ शिंग्यू देखती है अपनी माँ को बेयू की डायरी जलाते हुए। नेक्स्ट डे उनके रेस्टोरेंट आता है हीफे ही, जो बेयू और जिनरियो का क्लासमेट था। वो भी उसी गाँव का रहने वाला है और जब उसने सुना इन लोगों ने नया रेस्टोरेंट खोला तो हालचाल पूछने चला आया। शाओ शिंग्यू को याद आता है कि उस डायरी में उसके नाम का जिक्र भी था। सो उसे लग रहा है कि शायद यही बेयू का बॉयफ्रेंड हो सकता है। सो कंफर्म करने के लिए वो एक नोट सब्जी के साथ देती है जिसमें उससे मिलने का वक्त और पता लिखा हुआ था। स्कूल में आज होने वाला है बास्केटबॉल कॉन्टेस्ट। जियांग नियांग उसे देखने के लिए बोलती है पर वो मना करके आती है हेफे ये के पास। वो उससे बेयू के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसने उस जैसी खूबसूरत लड़की कभी पहले नहीं देखी थी। वो वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होती गई पर उसे बहुत जल्द स्कूल में बुली किया जाने लगा। सबने अफवाह फैला रखी कि इसके कोई पेरेंट्स नहीं है, इसे कोई तमीज और तरीका नहीं है। वो चाहकर भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सका। फिर वो आ गई हुआंजू आर्ट्स कॉलेज जहाँ वो उससे एक दफा मिलने गया, लेकिन उस वक्त तक वो बहुत बदल चुकी थी। जितनी रूमर्स उसको लेकर फैलाए गए सब सच हो गए थे। वो उससे पूछती है क्या मेरे पेरेंट्स को पता थी उसे बुली किया जा रहा था स्कूल में। वो बताता है हाँ, एक दफा वो भाग गई थी अपने पेरेंट्स के पास पर उन्होंने दोबारा उसे गाँव भेजा दिया। उसे उसकी बहन के डांस प्रैक्टिस की सीडी भी देता है। दूर से वहाँ से गुजर रहा है जेलिन, शेनहाओ और मिंग शेन उसे उस लड़के से बात करते देख लेते हैं। स्कूल के कंप्यूटर पे शाओ शिंग्यू वो वीडियो इमोशनल होकर देखने लगती है। उस प्रैक्टिस के दौरान वो भी वहाँ पे मौजूद थी। घर पे एक डिलीवरी का ऑर्डर आया होता है, जैसे कि वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए डिलीवरीज भी ले रहे थे। सो जिनियो की आलस देखकर वो खुद ही ऑर्डर देने जाती है। वो शख्स हाथ बढ़ाकर खाना लेते ही दरवाजा बंद कर देता है, इवन चेंज भी नहीं लेता। उसकी आवाज शिशांग्यू को जानी पहचानी लग रही होती है। वापस आते वक्त उस बिल्डिंग के एक खिड़की को गौर से देखने लगती है। स्कूल में कंप्यूटर क्लास के दौरान वो स्कूल नेटवर्क की साइट पे हुआंजो आर्ट्स स्कूल सर्च करती है। वहाँ वो मिनमिंग नाम की लड़की के पोस्ट में अपनी बहन की पिक्चर्स देखती है।
वो उस लड़की को चैट करके मिलने बुलाती है। मिंग मिंग बोलती है कि वो अभी फ्री है तो वो अभी उससे मिल सकती है, इसीलिए शिंगशियाओ अपने पेट दर्द का बहाना बनाकर स्कूल से निकल जाती है। मिंग मिंग एक डांसर है, वो शियाशिंग्यू को देखकर पहचान जाती है क्योंकि बेयू उसे अपनी बहन के बारे में उससे बहुत बातें किया करती। शियाशिंग्यू जब उससे बेयू के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि बेयू की खूबसूरती की वजह से उसके कई सारे बॉयफ्रेंड थे, पर एक भी ढंग के नहीं, सबके सब मवाली और मक्कार। बेयू को अप्रोच करना बहुत इजी था, कोई भी उसे थोड़ा भी केयर दिखाता तो वो उसकी हो जाती। उसके है नाम के बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताती है जिससे उसने ब्रेकअप करना चाहा, पर उसने उसे जबरदस्ती उस रिश्ते में रखा। ना उसे प्यार करता ना इज्जत, इवन उसके नए बॉयफ्रेंड ने भी उसका साथ नहीं दिया। वो हमेशा रोया करती क्योंकि कोई भी लड़का उसके साथ अच्छे से सलूक नहीं करता था, हमेशा उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह समझता। वो उससे बेयू के गांव वाले बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। उसे याद तो है बेयू ने एक बार जिक्र किया था, पर उसे उसका नाम याद नहीं, लेकिन उसे कहती है कि जैसे उसके बारे में मुझे कुछ पता लगेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर हम देखते हैं शियाशिंग्यू को जीलिन के लिए ऑर्डर लाते हुए। वो उसे बुली करते हुए नीचे दिखाने लगता है। ये देखकर मिनचेंग को अच्छा नहीं लगता। शियाशिंग्यू जब ऑर्डर देकर जा रही होती है तो देखती है उसकी साइकिल की चेन निकल गई। मिनचेंग उसे ठीक करता है और उसके बदले उसे राइड देने को बोलता है, पर रास्ते में वो शियाशिंग्यू से सीट स्विच कर लेता है क्योंकि उससे मिसबैलेंस हो रही थी। वो उससे उस कैफे वाले लड़के के बारे में पूछता है तो वो उसे बता देती है वो उसकी बहन का क्लासमेट था। इवन उसकी बहन की हालत कैसी हो गई थी उस एक लड़के की वजह से, उस बारे में भी, और ये भी कि वो शख्स को किसी भी हाल में पकड़ना चाहती है। उतने में बारिश होने लगती है और दोनों भीग जाते हैं। घर आती है तो उसकी माँ को वो सीढ़ी दिख गई थी। वो गुस्सा करते हुए बोलती है, ये सीढ़ी कहाँ से आया तुम्हारे पास? क्या तुम्हें भी डांस सीखना और अपनी बहन के नक्शे कदम पे चलना है? और उस सीढ़ी को तोड़ देती है गुस्से में। स्कूल में शियाशिंग्यू और मिंगचेन दोनों को भीगने की वजह से जुकाम हो गए थे। कंप्यूटर पे शियाशिंग्यू अपनी बहन की प्रोफाइल और उसके बहुत लड़कों के साथ की फोटोज देखती है। फिर उसे हे का मैसेज आता है जो बताता है कि वो बेयू का बॉयफ्रेंड था और उसे भी बहुत अच्छे से जानता है, और अगर अपनी बहन के बारे में वो जानना चाहती है तो उसे उससे मिलना होगा। वहीं हॉस्पिटल में मिंचेंग आया है अपना चेकअप करवाने। जाते हुए नर्स फांगियान से कहता है उस आदमी को मेरे यहाँ आने के बारे में मत बताना, पर उसके डैड को ये पता है। इनफैक्ट उन्होंने ही फांगियान को अपने बेटे को मेडिसिन वगैरह देने को कहा था। देन फांगियान उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने का पूछती है। वहीं स्कूल के बाहर ही आता है अपने चेले चपाटों के साथ और उससे बात करने पास की कैफे ले जाता है। स्कूल की लड़कियां उसे देखकर सोचती है कि ये ऐसे मवालियों के साथ क्या कर रही है। यह ही उसे बताता है कि वो बेयू को एक बार के बाहर मिला जब उसे कुछ लड़के हैरेस कर रहे थे, तब उसने ही उसे बचाया, और ये भी कि वो कैसे बाकी लड़कों की बातों में आसानी से आ जाया करती। फिर वो शियाशिंग्यू पे डोरे डालने लगता है और बोलता है तुम अपनी बहन से अलग हो, मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जो तुम्हारी बहन के स्कूल के बाहर उससे मिलने आया और तुमने मुझे देखा भी था। हाँ, उस वक्त उसने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा कि वो तुम्हें नहीं जानती, पर अब तो तुम बड़ी हो गई हो। वो उससे पूछती है क्या तुम उसे हुआनजाओ में ही मिले? वो बोलता है हाँ। वो कहती है तब तो तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। वो जाने लगती है वहाँ से तो वो उसे रोक कर जबरदस्ती करने लगती। सो जैसे कि हेई शिंग्यू के साथ जबरदस्ती कर रहा था, उतने में ही पता लगता है कि किसी ने उसकी गाड़ी खराब कर दी। वो देखने के लिए बाहर निकलता ही है तभी मोमो जिसने ये किया था शिंग्यू को लेकर बाहर आती है। रात में शिंग्यू उस टूटे कैसेट को टेप से जोड़कर उस जार में रख देती है जिसमें बेयू उसके लिए चीजें इकट्ठा करके रखती। उसमें वो इयररिंग भी थी जिसे उसने बेयू के फोटोशूट के वक्त ड्रेसिंग टेबल से उठाकर ट्राई किया था। यहाँ ही शिंग्यू के माँ बाप के रेस्टोरेंट तक आ पहुँचा और उनकी छोटी बेटी को बुलाने को कहता है। बताता है कि वो बेयू का बॉयफ्रेंड था, अब शिंग्यू को बनाना चाहता है, पर उसकी माँ चुप रहती है। सो वो वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि मैं कल फिर आऊँगा। फांगहाओ अपने हस्बैंड से कहती है हम बच्चों को यहाँ आने नहीं देंगे, रेस्टोरेंट का जो भी काम है वो हम खुद कर लेंगे या फिर मैं किसी और को बुला लूंगी। अगले दिन वो हुआन को बुला लेती है जो शिंग्यू की कजन है और अपने बच्चों से कहती है कि इसकी फैक्ट्री शट डाउन होने वाली है, सो इसीलिए मैंने इसे हमारे रेस्टोरेंट में हाथ बटाने के लिए बुलाया। अब से तुम दोनों स्कूल से सीधे घर आ जाना। रात तक वो शिंग्यू के छोटे छोटे कपड़े लाइक शॉर्ट्स वगैरह सब हटा देती है और बोलती है अब से तुम ऐसे ड्रेसेस मत पहनना। उसे समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। सो वो आती है हुआन के पास पूछने की हुआनजू में इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, फिर तुम हमारे नूडल रेस्टोरेंट में काम करने क्यों आई? वो बोलती है क्योंकि आंटी को अर्जेंटली मदद चाहिए थी इसीलिए आ गई। स्कूल में भी यही उसके लिए फ्लावर बुके लेटर्स भिजवा देता है जिसे वो डस्टबिन में फेंक देती है। छुट्टी होते ही जल्दी जल्दी घर को निकलती है। उसे ऐसे देखकर जीलिन और चेन हाओ मिनचेंग को बताते हैं कि कैसे इसने हे के साथ पंगे करे हैं। यहाँ वो डर कर चली जा रही होती है, अचानक से किसी की परछाई देखती है।
और भी ज्यादा घबराने लगती है, पर जब देखती है वो मिनशेंग है तो रिलैक्स हो जाती है। वो बोलते हैं मैं इसी रास्ते से मोमो के घर जा रहा हूँ। सो वो उसके आगे आगे और शिंग्यू उसके पीछे पीछे। रात तक वो जिनयू से पूछती है क्या बेयू कभी गाँव से भागकर मॉम डैड के पास आई थी। वो बताता है हाँ, वो जब आई थी तो उसने कहा कि उसे आगे नहीं पढ़ना और स्कूल नहीं जाना, हमारे पास ही रहना है। जिस पे मॉम डैड ने कहा पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तुम्हें ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करनी ही होगी, अगर पढ़ाई छोड़ दोगी तो लोग क्या कहेंगे। ये सुनकर शिंग्यू इसका जवाब मांगने निकलती है रेस्टोरेंट के। आखिर उन्होंने बेयू की मदद क्यों नहीं की। वहाँ हे पहले से बैठा था रेस्टोरेंट में तमाशा करके, उनसे उनकी बेटी को बुलाने कह रहा होता है और बोलता है तुम्हारी बड़ी बेटी बेयू ने मुझे धोखा दिया, मेरे पीठ पीछे दूसरे लड़कों को डेट किया, मैंने कितने पैसे उस पे लुटाए, उसका मुआवजा तो भरना होगा, वो तो नहीं रही तो तुम्हारी छोटी बेटी को मुझे डेट करना होगा, और वैसे भी उसने पहले मुझे अप्रोच किया। उतने में वहाँ शिंग्यू आकर उसके मुंह में पानी फेंक देती है। वो उसके पास आ रहा होता है पर पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर भाग जाता है। उसकी माँ उससे पूछती है क्या ये जो बोल रहा था सच है। वो कहती है हाँ, मैं बस बेयू के बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगाना चाहती थी जिसके कारण वो मरी, और वैसे आप लोगों ने भी उसकी मदद नहीं की जब वो आपके पास आई, उसके साथ स्कूल में बुली होता था फिर भी आप लोगों ने उसकी कोई हेल्प नहीं की, बस आप लोगों को इज्जत की पड़ी है। ये बोलकर वो रोते हुए निकल जाती है। जाते जाते वो पहुंच जाती है डांस स्टूडियो, जहां वो मोमो और बाकी की लड़कियों को डांस करते देखती है, फिर चली जाती है। अगले दिन स्कूल में मोमो मिंगशेंग को केक देते हुए बोलती है ये मेरी तरफ से तुम्हारे डैड को दे देना क्योंकि आज उनका बर्थडे है और मुझे आज टाइम नहीं है क्योंकि स्कूल के बाद मेरा रिहर्सल है। सो वो आता है हॉस्पिटल जहाँ वो एज यूजुअल बिजी थे। फांग्यान बताती है इमरजेंसी सर्जरी करनी है एक पेशेंट की, तुम कैबिन में रुको, वो सर्जरी खत्म करते ही आ जाएंगे। वो कैबिन में बैठा वहाँ पे रखी बुक्स देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बुक में रखे अपने डैड और फांग्यान के साथ में की फोटो पे पड़ती है। वही मिनचेंग के डैड जिन्हें अपने बर्थडे तक का याद नहीं है, फांग्यान उन्हें याद दिलाती है और बताती है कि मिनचेंग केक लेकर यहाँ आया है। वो आते हैं तो उसे वहाँ नहीं देखते। केक डस्टबिन में फेंका हुआ होता है और वो बुक में रखे फोटो सामने पड़े हुए होते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि मिनचेंग को उनके और फांग्यान के बारे में सब पता लग गया है। यहाँ हुआन शिंग्यू को बताती है कि उसकी आंटी चीन मर गई। उस हादसे के बाद उसके अंकल हॉस्पिटल के खर्चे नहीं उठा पा रहे थे, सो उन्हें घर लेकर आ गए और कुछ दिनों बाद वो चल बसी। वो बहुत ही स्मार्ट और एजुकेटेड थी। फिर उनके फैमिली वालों ने उनकी जल्द शादी करा दी। वो भी सोचती है कि अगर वो वहाँ नहीं आती तो आज जिंदा होती और बेयू भी। अगले दिन वो रेस्टोरेंट के बाहर देखती है हेई और उसके आदमियों ने कैसे कैसे गंदी चीजें लिख रखी है रेस्टोरेंट की दीवारों और दरवाजों पे। वहीं स्कूल में क्लास हो रहे हैं और लेट से आया मिंगशेंग देखता है शिंग्यू के बैग है पर वो नहीं। बाहर आता है तो वो गुमसुम बैठी होती है। वो कहती है क्यों ऐसा, बेयू मर गई और जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया वो जिंदा है। उसकी इसी बातों को वो बस स्टैंड पे खड़ा सोचने लगता है। यहाँ क्लास में सब बास्केटबॉल मैच के फिनाले के लिए एक्साइटेड है। उतने में एक लड़का आकर बताता है कि यहाँ शिंग्यू कौन है, उसका बॉयफ्रेंड बाहर इंतजार कर रहा है। वहाँ फांग्यान के माँ बाप को जब पता लगती है कि उनकी बेटी डॉक्टर के साथ 3 साल से उन्हें बिना बताए बिना पब्लिक हुए रिलेशनशिप में है, तो उनकी माँ को फिक्र होने लगती है कि क्या वो सच में फांग्यान को कमिटमेंट दे पाएगा। यहाँ जब शिंग्यू स्कूल के बाहर आती है तो हेई उसे रोकता है और बोलता है मुझे तुम्हें डेट करना है, तुम्हारी बहन के बहुत कर्ज है, उसने मेरे बहुत पैसे खर्च किए हैं, उसका हिसाब तो तुम्हें ही देना होगा। उसके ना करने पे भी वो जोर जबरदस्ती करने लगता है। वो गुस्से में अपने जेब से कटर बाहर निकालती है, उस पे वार करती है पर बीच में मिंचेंग आ जाता है। उसे कहता है मैंने पुलिस को बुला दिया है। वो लोग भागने लगते हैं। वहाँ सब अजीब तरह से शिंग्यू को घूर रहे होते हैं। सो मिंचेंग अपने जैकेट उसे उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। यहाँ शेंग के डैड जो मील के लिए निकलने वाले थे पर उन्हें स्कूल की तरफ से कॉल आ जाता है। वहाँ शिंग्यू की माँ को भी बुलाया गया था। प्रिंसिपल जिनका मानना है कि उनकी बेटी की वजह से उनके स्कूल की रेप्यूटेशन खराब हो गई, सो वो उसे सस्पेंड करने का कहते हैं, लेकिन चेंग बोलता है कि वो कटर मैंने ही मंगवाए थे और वो बस गलती से मुझे लग गई। उसके डैड भी अपने बेटे का साथ देते हैं। क्लास टीचर भी बोलते हैं वैसे भी वो गुंडे पकड़े गए हैं, इसमें शिंग्यू की कोई गलती नहीं है। उन लोगों की हिस्ट्री रही है ऐसी लड़कियों को हैरेस करने की। शिंग्यू भी एक विक्टिम है। अगर हम इसके साथ ऐसा करेंगे तब हमारे स्कूल का नाम और भी खराब हो जाएगा। तब जाकर प्रिंसिपल मानते और शिंग्यू को पनिश नहीं करते। मिंगशेंग के डैड जब उसकी ड्रेसिंग करते हैं तब वो पूछता है आपने शिंग्यू की हेल्प क्यों की। वो बोलते हैं क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त है और वैसे मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर सकती है। अपने साथ ही कुछ दिन तक उसे घर पे रुकने को कहते हैं। वहीं उन्हें बार बार फांग्यान का कॉल आ रहा था लेकिन वो अपने बेटे के सामने नहीं उठाते। रात तक अपने बेटे और खुद के लिए डिनर भी बना लेते। तभी टेलीफोन की रिंग बजती है। उसके डैड किचन में बिजी थे तो मिंगशेंग उठाता है। कॉल पे नेबरहुड की कमेटी थे जो याद दिलाते हैं कि आज उसके डैड शीट म्यूजिक डोनेट करने वाले हैं। दरअसल वो उसकी माँ का था जिसे उन्होंने ही अपने हस्बैंड को कहा
कहा कि इसका जो करना है करे, लेकिन फिर भी शेंग गुस्सा होकर अपने साथ उस बॉक्स को ले जाता है। यहाँ शिंग्यू देखती है उस घर की लाइट्स जो तब से बंद थी अब जल रही है। हॉस्पिटल में फांगयान शेंग के डैड से नाराज होती है, ऐसे बोलकर ना आने की वजह से। वो सॉरी कहते हैं और बोलते हैं कि आज रात मैं चलूंगा तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने। वो बताती है कि वो तो जा चुके हैं। वही क्लास में सब शिंग्यू से खफा है क्योंकि शेंग के हाथ पे चोट आने की वजह से बास्केटबॉल मैच उनकी स्कूल नहीं जीत पाई, और इन सब के लिए शिंग्यू को ब्लेम करते हैं और माफी मांगने को कहते हैं। मिनशेंग बोलता है ये मेरे और उसके बीच की बात है, तो आप लोग मत आओ बीच में। थोड़ी देर बाद जब वो क्लास के बाहर होती है तब कोई उस पे कचरा फेंक देता है। मोमो आकर उसे अपने साथ डांस स्टूडियो ले आती है और बताती है कि उसने उस रोज उसे देखा था उन लोगों का डांस स्पेक्टेट करते हुए। सो वो उसे अपने साथ डांस कराती है, ठीक वैसे ही सिखाने लगती है जैसे कि बेयू किया करती थी। फिर उसे अपने डांस क्लब में ज्वाइन करने को भी बोलती है। वो कहती है मैं सोचकर बताऊंगी। रेस्टोरेंट में एक डिलीवरी का ऑर्डर आता है जिसे देने चिंग्यू जाने की जिद करती है क्योंकि उसे पता है कि वो शख्स कौन। जब वो खाना लेकर दरवाजा फिर से बंद करने लगता है तब वो उसे धक्का देकर खोल देती है और वो कोई और नहीं मिनशेंग ही था। वो देखती है उसका पूरा कमरा मेसी ही। वो बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से, मेरी इंजरी के कारण मैं सफाई नहीं कर पाया। वो सॉरी बोलती है। वो कहता है सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो वो सारा कमरा उसी से साफ करवाता है। सफाई के दौरान उसकी नजर पड़ती है एक बॉक्स पे, उसमें वो उसकी माँ की फोटो देखने लगती है। जब शेंग उसे उसकी माँ की तस्वीर के साथ देखता है तो गुस्सा करके उसे वहाँ से भगा देता है। अगले दिन स्कूल में शेंग्यू भी उसे इग्नोर करने लगती है। वो सॉरी बोलता है ऐसा अपना आपा खोने के लिए, और उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपने फ्रेंड के लेटर्स नहीं चाहिए, आज उसी पेड़ के पास मिलना, मैं वो खत तुम्हें लौटा दूंगा, अगर नहीं आई तो समझ जाऊंगा तुम्हें वो नहीं चाहिए। जब वो आती है तो उसे पेड़ पे चढ़ने बोलता है और उसे उस बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है और बताता है कि वो चीजें उसकी माँ की है। फिर अपनी स्टोरी कि जब वो छोटा था तभी उसके मॉम डैड ने डिवोर्स ले ली, फिर उसे उसके दादा ने पाला लेकिन वो भी चल बसे। अब वो बिल्कुल अकेला एक बर्डन बन गया है। वो कहती तुम जैसे दिखाते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। वो उसे उसके घर तक छोड़ता है और जाते हुए वो लेटर देता हुआ पूछता है क्या इसका जवाब लिखोगी तुम? मैं इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं ना। वो बोलती है नहीं मैं नहीं लिखूंगी। उसका ये जवाब सुनकर तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अगले दिन शिंग्यू की माँ उसे उसका नाम चेंज कराने ले आती है। बोलती है कि बेयू और शिंग्यू ये दोनों नाम ही मनहूस है, मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ भी वैसा हो, पर उसे नाम चेंज नहीं करवाना था। सो उसकी माँ जबरदस्ती करने लगती है। उसे ऐसे टानते हुए देख एक औरत गार्ड्स और पुलिस को बोलती है कैसे इस लड़की को तंग कर रही है, जरूर ये इसे किडनैप करके ले जा रही है। वो कहते हैं नहीं ये मेरी बेटी है, शिंग्यू बताओ ना, पर वो तो उन्हें फुल इग्नोर मारती है। घर वापस आती है तो फिर से उस पर चिल्लाती है कि ऐसे तुम अपनी माँ के साथ कैसे कर सकती हो। वो बोलती है पहले आपने मुझे डिसरेस्पेक्ट किया। वो उस पे हाथ तक उठाने जाती है, बीच में उसके डैड आकर रोकते हैं। फंगहाओ दिन उसे पालने पोसने पढ़ाने लिखाने के एहसान जुड़ाने लग जाती है। वो बाहर आ जाती है लेकिन फंगहाओ का बोलना बंद नहीं होता। वो कहती है कि उसके सास और ससुर ने बेयू की अपब्रिंगिंग सही से नहीं की और वो नहीं चाहती कि ये भी उनके हाथ से निकल जाए। बातों में ये पता लगता है कि वो बेयू को अपने साथ ही रखना चाहती थी, पर लू शेंग के माँ बाप ने ही बेयू को अपने साथ रख लिया। स्कूल के बाहर एक रोज उसे मिंग मिंग दिखती है जो पहले तो उसे सॉरी बोलती है। उसके ऐसे बेयू के बॉयफ्रेंड की तलाश की वजह से हेई शिंग्यू के पीछे पड़ गया। फिर बेयू का म्यूजिक बॉक्स दिखाती है जो उसके पेरेंट्स डॉम से लाने भूल गए थे। एक फोटो था बेयू और एक लड़के का जिसके चेहरे को पेन से काटा हुआ था। विंटर वेकेशन में वो सब फिर से अपने गाँव आ जाते हैं जहाँ जिनजियो की माँ भी थी। उनकी और उसकी दादी की बातों से साफ पता लगता है कि उनकी फैमिली में एक लड़की की वो रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं मिलती जो एक लड़के को मिलती है। वही हम देखते हैं मिंगशिंग को वेकेशन में अपनी माँ के पास फ्रांस आते हुए। यहाँ एक रोज जिनजियो शिंग्यू को अपने साथ वेडिंग फोटोज कलेक्ट करने पोस्ट ऑफिस ले जाता है। उसके कार में वो एक डांसिंग डॉल देखती है। वो बताता है कि ये बेयू ने ही लगाया था। वही मिंगशिंग पेरिस आने के बाद मिलता है अपनी माँ एना के मैनेजर गुआन से, जो उससे उसकी माँ की तारीफें करता रहता है। यहाँ गाँव में जिनजियो के माँ बाप यानफिन हेशेंग और उसके दादा दादी बस चिंजियो की बड़ाई करने में लगे रहते हैं। लाइक हमारा बच्चा तो पूरे गांव की शान है। मिंगशिंग चिंगियो से चैट के थ्रू बातें भी करता है। इवन वीडियो कॉल पे चुपके से अपनी माँ को भी उसे दिखाया। एक रोज अपनी दादी का कुछ सामान निकालते वक्त स्टोर रूम में चिंगियो को एक डायरी मिलती है जो उसकी मरी हुई आंटी शिंग की थी। वही मिंगशिंग की माँ जिसे खाना बनाना नहीं आता तो गुआन उनके लिए खाना लेकर आता है, साथ ही फ्लावर भी। मिनचेंग को ये सब देख इतना समझ आ गया था कि गुआंग उनकी माँ का बहुत ख्याल रखता है और उन्हें पसंद भी करता है। वहीं शिंग्यू काम से फारिग होकर वो डायरी पढ़ती है, तब पता लगता है वो शख्स जिसे वो ढूंढ रही थी वो कोई और नहीं जिनजियो ही था। बेयू का जो मिसकैरेज हुआ वो उसी का बच्चा था, क्योंकि वो एक्चुअली में उसका ब्लड रिलेटेड कजन नहीं था, बल्कि हेशिंग और यानफेन ने उसे अडॉप्ट करा था।
इवन उन दोनों के बारे में पूरी फैमिली को पता थी, लेकिन तब भी सबने इसका जिम्मेदार बेयू को ठहराया। पूरे गांव में बदनाम भी वही हुई। वो डॉल भी उसी म्यूजिक बॉक्स का हिस्सा थी। ये सब होने के बाद भी शिंग्यू किसी के आंखों में जरा भी गिल्ट नहीं दिखती, बल्कि सब अभी भी अपनी फैमिली, अपने जिनरियो की तारीफों में लगे पड़े हैं और बेयू को नीचे दिखाने में जरा भी शर्म नहीं आ रही। तो वो भी खाने की मेज पे उन्हें करारा जवाब दे देती है, जिसपे उसकी माँ उसे अकेले में ऐसे बड़ों से जबान लड़ाने से मना करती है। शिंग्यू बताती है कि वो बेयू और जिनरियो के बारे में सब कुछ जान गई है और ऐसे चुप नहीं बैठ सकती। पर उसकी माँ का मानना है इंसाफ सब चाहते हैं, पर इंसाफ हर किसी को नहीं मिलता और उन बीती बातों को घसीटने से कुछ नहीं हासिल होने वाला, न ही बेयू वापस आ जाएगी। अगले दिन हेफिए को वहाँ देखकर शिंग्यू उसे भी बताती है कि जिनरियो ने क्या किया बेयू के साथ, लेकिन वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करता या करना नहीं चाहता। रात तक वो जिनरियो से कह देती है कि उसे सब पता है कि उस म्यूजिक बॉक्स की तस्वीर में वही है बेयू के साथ। अगले दिन जिनरियो की शादी की डेकोरेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ फांग्यान के पीछे एक नर्स हाथ धोकर पड़ी है। वो उसका एक लड़के से रिश्ता कराना चाहती है, जिसके लिए वो मान नहीं रही। पर जब मिनचेंग के डैड उसे कहते हैं कि उसे सही लड़के की जरूरत है, तो वो ब्लाइंड डेट को तैयार हो जाती है। दरअसल मिनचेंग के डैड इस मोड़ पे खुद को उसके काबिल नहीं समझ पा रहे थे, इसीलिए चाहते हैं कि वो अच्छे लड़के के साथ सेटल हो जाए। वहीं शिंग्यू मिनचेंग को बताती है कि उसे गुनहगार मिल गया, पर अब अगर उसने इंसाफ चाहा तो उसे अपने पूरे फैमिली के खिलाफ ही जाना पड़ेगा। फिर वो याद करती है कैसे हर एक चीज उसके सामने आईने की तरह साफ थी, पर वो उस उम्र में नहीं थी कि कुछ भी समझ पाए। फंगाओ कुछ सालों बाद अपने सास ससुर से बात करती है बेयू को अपने साथ ले जाने की, पर उन्हें जिन्यू की अच्छी जिंदगी की पड़ी होती है कि कहीं 3 बच्चों को संभालने में वो जिन्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज ना कर दे। तो एक शर्त रखते हैं, बेयू को ले जाए तो चिंग्यू को यहीं पीछे उनके पास छोड़ दे, लेकिन बेयू अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद यहीं रुक जाती है। ऊपर से उसे जिन्यू का साथ मिल रहा था, तो उसे लगा कि वो हैंडल कर लेगी। अगले दिन जब सब अपने फैमिली मेंबर्स के कब्र में जाते हैं, तो वो वहाँ अपनी आंटी शिंग को शुक्रिया करती है बेयू के साथ रहने और उसका ध्यान रखने के लिए, और फैसला कर लेती है कि उसे करना क्या है। मिनचेंग से इसी सिलसिले में मदद मांगती है, अपना प्लान बताकर। रात तक वो पेपर्स लेकर मोमोज के पास आती है, जिसमें सारे सच लिखे हैं। अगले दिन फंगाओ आती है जिनरियो को पैसा लौटाने, जो वो भेजा करता था अपनी गलती के मुआवजे के तौर पे। ये पैसे वो कभी नहीं चाहती थी, पर उनके हस्बैंड लू शेंग ने ये लेकर उसे माफ कर दिया और उस गलती को उसकी नादानी का नाम दे दिया। वही मिनचेंग पेरिस से पहले ही निकल रहा होता है, क्योंकि वो इस रास्ते में शिंग्यू का साथ देने वाला है। लेकिन जाने से पहले अपनी माँ को कहता है कि मुझे लगता है आपके लिए सही इंसान आपके पास ही है। वहीं शिंग्यू रात तक सारी मिठाई के बॉक्स में वो पेपर रख देती है। शिंग्यू को फांगहाओ कहती है, हम इस शादी के खत्म होते ही वापस चले जाएंगे, तुम भी पास्ट को भूल जाओ, उसमें कुछ नहीं रखा अब। कुछ देर बाद जिनरियो और शियायून की शादी भी हो जाती है और चिंग्यू भी पीछे हटने का सोचने लगती है, पर जब वहाँ लोगों को अपने फैमिली के बारे में बुरा बुरा बोलते सुनती है तो खुद को रोक नहीं पाती। और मिठाई का बॉक्स खुलते ही जिनरियो के अडॉप्शन का राज और बेयू के पेट में उसके बच्चे का सच सबके सामने खुल जाता है। सब उनकी फैमिली को खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। यानफेन और उसकी साथ शिंग्यू को कोसने लगती है और यहाँ शिंग्यू भी भाग जाती है घर से, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर वो वहाँ रही तो वैसे भी उसके माँ बाप उसे छोड़ देंगे, क्योंकि वो ना ही बेयू की फिक्र करते थे ना ही उसकी करेंगे। वो जियांगजाओ निकलने के लिए बस की टिकट लेती है, पर बस सुबह आने वाली है और अभी रात हो रही थी, सो वो वहीं स्टेशन पे बैठे बैठे सो जाती है। जब आँख खुलती है तो उसका वॉलेट चोरी हो गया था। यहाँ वहाँ पूछती है, पुलिस को भी बताती है, तो वो उससे उसकी पहचान पूछने लगते हैं रिपोर्ट लिखने के लिए। वो अपना पहचान नहीं बता सकती, इसीलिए वो वहाँ से निकल आती है और आसपास के रेस्टोरेंट के ओनर से उनका मोबाइल मांगकर मिनचेंग को कॉल लगाने की ट्राई करती है, पर लगता नहीं है। सो वहाँ ओनर से हेल्पर का काम मांगती है। बताती है कि उसका वॉलेट चोरी हो गया, वो काम के सिलसिले में ज़ुआज़ांगो जा रही थी, सो अब उसके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ कुछ पैसे कमाकर चली जाएगी। वो ओनर उसकी हालत देखकर काम पे रख लेती है। यहाँ उसके माँ बाप और पूरी फैमिली ने उसे तलाश करना शुरू कर दिया है। उसकी जगह जगह मिसिंग पर्सन के फोटोज भी लगा दिए होते हैं। वही मिनचेंग जब ज़ांगहाओ पहुंचता है तो टैक्सी लेकर शिंग्यू के गांव जाने के लिए निकलता है, पर अपने मोबाइल में देखता है उसके भेजे गए चैट्स का रिप्लाई शिंग्यू ने अब तक नहीं किए। अननोन नंबर से कॉल देखता है, पता लगाता है ये कॉल कहां से आया, तो टैक्सी वाले को उसी जगह चलने को कहता है। यहाँ शिंग्यू की हालत बहुत खराब हो गई थी, कुछ खाया पिया नहीं था। उतने में वो हेफे को देखती है, जो ओनर से पोस्टर दिखाकर पूछ रहा होता है। वो बता देती है कि वो लड़की यहीं पे है। हेफे उसे घर वापस लौटने को कहता है और बोलता है कि ये सब करके उसने सही नहीं किया, पर वो वापस जाने से मना करते हुए बताती है कि उसने जो भी किया उसका जरा भी उसे अफसोस नहीं है। पर हैरान है, बेयू की सच्चाई जानने के बाद भी उसे उसके लिए बुरा नहीं लग रहा। जिस लड़की ने अपनी डायरी में उसके लिए अच्छा अच्छा लिखा वो भी ऐसा निकला। उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो वहाँ से भाग निकलती है और यहाँ मिनचेंग भी आ पहुँचता है, जो उसे यहाँ वहाँ तलाश कर रहा होता है। मौसम भी खराब होने लगती है, हर तरफ बर्फ ही
बर्फ। शिंग्यू कमजोरी से गिर जाती है। उसे अपने बहन आते हुए देखती है पर वो मिनचेंग होता है। उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं वो देखती है एक शादीशुदा जोड़े को जख्मी जिनका कार एक्सीडेंट हुआ। उसे डर लगता है कहीं ये जिनरियो और शायून तो नहीं है। मिनचेंग उसे दिन अपने घर लेकर आता है, उसे खाना पीना खिलाता है और बोलता है मैंने पूछा था हॉस्पिटल में, वो तुम्हारा कजन नहीं था। वो भी चैन की सांस लेती है और बोलती है मैं बस जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक ही रुकूंगी। बुखार उतरते ही वापस जियांगजाओ चली जाऊंगी। मिनचेंग कहता है मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता और वैसे भी बहुत दिनों से मैं भी भागना चाह रहा था, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यहाँ फांगहाओ का बुरा हाल हो रखा अपनी बेटी के गुम होने के बाद से। वही वो मिनचेंग को उसकी मदद करने के बदले अपना लकी चार्म उतार कर देती है। वो भी उसे रिटर्न गिफ्ट के तौर पे विंचाइन देता है। सोते टाइम वो उसे बताता है कि उसने उसे कुछ सालों पहले देखा था जब वो अपनी माँ से मिलने हानजाओ थिएटर गया। तभी उसने शिंग्यू को स्टेज पे डांस करते देखा, इवन उसके लिए पियानो भी बजाया। अगले दिन रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं। वही फानहाओ के ससुर अपनी पोती के भागे जाने का इल्जाम उस पे लगाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में जब फानियान मिनचेंग की बात उठाती है तो मिनचेंग के डैड कहते हैं कि वो तो अभी फ्रांस में होगा, कुछ दिन बाद आने वाला है। जिस पे फांगियान बताती है कि उसने उसे कल हॉस्पिटल में देखा। ये सुनते ही वो जाते हैं उसके पास। मिनचेंग शिंग्यू को बाथरूम में छुपा देता है पर वो वहाँ एक लड़की के जूते देख लेते हैं, लेकिन उसे कुछ बोलते नहीं और खर्चे के पैसे देकर वापस चले जाते हैं। बाहर सबसे सुनते हैं कि श्याओ फैमिली की बेटी गायब है। वहीं रात तक शिंग्यू सुनती है मोमो के डैड को उस पे और उसकी माँ पे शराब पीकर चिल्लाते हुए। मिनचेंग बताता है कि मोमो की लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं है। उसके डैड का अच्छा खासा बिजनेस हुआ करता था पर किसी ने उन्हें धोखा दिया और सब कुछ चला गया। उसके बाद से उन्हें शराब पीने की लत लग गई और अपना गुस्सा उन दोनों पे उतारते रहते हैं। उसने मोमो की मदद करने की कोशिश की पर जब भी वो उससे इस बारे में बात करता है तो वो चुप सी हो जाती है। शिंग्यू को भी नहीं लगा था मोमो की लाइफ में भी इतना कुछ चल रहा होगा। अगले दिन उसका बुखार उतर चुका होता है और दोनों यहाँ से निकलने को तैयार थे, लेकिन जब मिनचेंग घर पे नहीं था तब मोमो अपने पेरेंट्स के झगड़े झमेले की वजह से उसका डोर नॉक करती है। पर जब वो शिंग्यू को देखती है तो हैरान हो जाती है और जब उससे पता लगता है कि वो मिनचेंग के साथ जियांगजाओ जाने वाली है तो बोलती है मिनचेंग कितना काइंड है और कैसे सबका हीरो बनना चाहता है और जरूरतमंदों की हेल्प करना उसे पसंद है। पर वो थोड़ा इम्पल्स भी है। पहले ऐसा नहीं था पर जब से उसके दादा गुजरे तब से ऐसा ही है। उसने तो फ्रांस जाकर पढ़ाई करने तक का प्लान बना रखा है। उसके माँ बाप दोनों ने एग्रीमेंट की है। हाई स्कूल खत्म होते ही वो अब्रॉड जाने वाला है। ये सुनकर शिंग्यू को बुरा लगता है क्योंकि उसे सच में लगा था कि मिनचेंग उसके साथ हमेशा के लिए जाने वाला है। वो जाते हुए उसे मना करती है उसके आने के बारे में मिनचेंग से कहने, ताकि वो उसके लिए परेशान ना हो। मोमो की बातों पे गौर करके शिंग्यू को भी लगता है कि मिनचेंग के ऐसे उसके साथ चले जाने से उसका करियर बर्बाद हो सकता है। रात तक दोनों पैकिंग करते हैं कल जियांगजाओ निकलने के लिए। और फिर जब मिंगशन ने वहां जाकर एक सुपरमार्केट में काम करने की बात करी तो उसने साफ कहा कि ऐसी लाइफ के लिए वो नहीं बना। उसकी वजह से अपनी जिंदगी उथल पुथल कर देने में क्या समझदारी है। वो बोलता है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं है, ये मेरा खुद का भी फैसला है। पर तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम पीछे हटने वाली हो। वादा करो मुझसे ऐसा नहीं करोगी तुम। अगले दिन टैक्सी लेने बाहर जाता है और बोलता है जब तक वो कॉल न करे बाहर ना आए। लेकिन शिंग्यू ने सोच लिया है कि वो मिनचेंग को इस रास्ते में अपने साथ नहीं घसीटने वाली। सो उसके जाते ही खुद भी निकलती है अकेले जियांगजाओ जाने के लिए। पर बाहर कदम रखते ही रिपोर्टर्स को दिखती है। किसी ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था शिंग्यू के बारे में। वो अपना मुंह छुपाकर वहाँ से निकल रही होती है लेकिन एक पड़ोसी पकड़ लेती है। वहीं यहाँ मिंगशन जब घर पे कॉल लगाता है तो वो उठाती नहीं है। अचानक से देखता है आगे में हल्ला मुल्ला होता है और शिंग्यू को भी देख लेता है। उतने में उसकी माँ आकर अपनी बेटी को मारने लगती है। लुशेंग और जिन्यू उन दोनों को घर लेकर आ जाते हैं। जहाँ शिंग्यू के दादा ऑलरेडी थे उसे अपने घुटनों पे झुक के माफी मांगने को कहते हैं। उसके ना झुकने पे उसके डैड जबरदस्ती झुकाते हैं लेकिन शिंग्यू माफी नहीं मांगती। सो वो भी वहाँ से गुस्से में निकल जाते हैं। यहाँ मिंगशन आया अपने डैड के पास क्योंकि उसे लग रहा है कि टीवी स्टेशन वालों को शिंग्यू के ठिकाने के बारे में इन्होंने ही बताया क्योंकि उनके अलावा कोई और उसके घर पे नहीं आया था। सो वो उन पे गुस्सा करने लगता है। वही फांगाओ शिंग्यू से पूछती है आखिर वो इतने दिन तक कहाँ थी। वो बताती है कि उसे मिंगशन ने अपने घर रुकाया था। वो पूछती है पर क्यों? उसे कैसे पता चला तुम कहाँ पे हो? जरूर तुमने ही उसे बताया होगा। क्या चल रहा है आखिर तुम दोनों के बीच? वो बोलते हैं कुछ भी नहीं। पर उन्हें उसकी नाजुक उम्र की फिक्र सता रही है और दोनों में बहस हो जाती है। इवन फानहाओ शिंग्यू को ऐसे मारती है कि उसके गालों पे खरोच आ जाती है। और यहाँ मिंगशन बस उनके घर को देखकर शिंग्यू की टेंशन ले रहा होता है। यहाँ हॉस्पिटल में मिंगशन के डैड एक पेशेंट को ऑपरेशन कर रहे थे पर वो बच नहीं पाती। शिंग्यू जिन्यू को बता रही होती है कि कैसे उसे बड़े लोग समझ में नहीं आते। वो कहते हैं बच्चों को सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। पर खुद ने झूठ कहा, सच छुपाया और बेयू के बुली होने पर भी उसकी मदद नहीं की। दूसरे दिन फांगाओ डोर पे लोहे की गेट भी लगवा देती है।
फिर आती है मिंगशेंग को उसका जैकेट देने और बोलती है कि मेरी बेटी से दूर रहना। घर आकर शिंग्यू को भी कहती है उस लड़के से दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा, और अब से तुम्हें स्कूल लाना ले जाना मैं करूंगी। स्कूल में शिंग्यू को सब घूर घूर कर देखने लगते हैं टीवी न्यूज की वजह से। वहाँ वो मिंगशेंग को इग्नोर भी करने लगती है। शिंग्यू को उसके क्लास टीचर बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ स्कूल में कैसा सिचुएशन चल रहा है, फिक्र मत करो, स्कूल में एंटी बुली सिस्टम आ गया है जिसे वाइस प्रिंसिपल खुद देख रहा है, और अगर कभी भी तुम्हें जरूरत महसूस हो किसी से बात करने की तो काउंसिलर को जरूर से रीच आउट करना। ब्रेक टाइम में भी वो मिंगशेंग को नजरअंदाज करते करते भागते हुए खाली क्लास की तरफ आ जाती है और मिंगशेंग भी उसके पीछे। डोर नॉक करके पूछता है उसे बिना बताए ऐसे करने की वजह, उसे ऐसे छोड़कर क्यों गई वो। पर दरवाजा खुलता है तो उसके फ्रेंड्स होते हैं जो ये सुनकर उसको टीज करते हुए पूछते हैं कौन है वो लड़की। वो शिंग्यू से स्विमिंग क्लास के टाइम भी इसका जवाब मांगता है पर वो उससे दूरी बनाई जा रही थी। उसके फ्रेंड्स भी ये सब देख रहे होते हैं और क्लास खत्म होने के बाद जेलिन बोलता है चाओ फैमिली का मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है तो तुम चिंग्यू से डिस्टेंस ही रखो। लेकिन शेनहाओ को समझ आ गया है कि मिंगशेंग के दिल में शिंग्यू को लेकर कुछ तो समथिंग चल रहा है, और उसे ये भी लगता है कि शिंग्यू के दिल में भी यही है। घर पे वो देखता है अपने माँ और अपने बचपन के फोटो एल्बम जिसे उसके डैड ने वहाँ रखा। सो उनसे इसका जवाब मांगने जाता है हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पता लगता है कि उसके डैड को एक पेशेंट के मरने के बाद उसके फैमिली वालों ने उसके डैड के खिलाफ कंप्लेंट किया जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सो वो उनके घर जाता है पूछने के आखिर उन्होंने उसकी माँ की यादों को अच्छे से संभाल कर क्यों रखा। जब वो बोलते हैं कि मैं बस ये तुम्हारे लिए रख रहा था, सोचा कि एक बार बड़े हो जाओगे तो ये तुम्हें सौंप दूंगा, तो वो जाते हुए उन्हें कहता है कि ऐसे टफ बनने की जरूरत नहीं है और वो चीजें वो ना करे जो उनसे नहीं हो पा रहा है, जैसे कि एक अच्छा बाप बनना। शिंग्यू के घर में मोमो शिंग्यू को किसी बहाने से बाहर बुलाती है और उसे उसकी चोट को छुपाने के लिए कंसीलर देती है। शिंग्यू बोलती है कि उसकी हिम्मत खत्म होते जा रही है, जो भी उसने बेयू के लिए किया उसके बदले चाहे तो उसकी फैमिली उसे डांटे मारे पर वो चाहते हैं माफी मंगवाना, जबकि वो गलत भी नहीं है। मोमो बोलती है कि मुझे जब भी इन सब चीजों से दूर जाना होता है तब मैं डांस करती हूँ, तुम भी डांस क्लब ज्वाइन कर लो ना। इवन शिंग्यू को भी डांस करना पसंद था और वो बेयू के ड्रीम को भी रियलाइज करना चाहती है। उन दोनों को दूर से उसकी माँ देख रही होती है। वहीं लू शेंग अपने फैमिली को बोलते हैं कि वो अपनी बेटी को उनके पास लेकर आएंगे, लेकिन फांगा उनका फोन लेकर कहती है कि उनकी बेटी वहाँ नहीं जाएगी, वो अपने शिंग्यू के साथ ज्यादती नहीं होने देंगी। पर शिंग्यू के डैड को बस अपनी फैमिली की पड़ी है और उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने गलत की है तो माफी तो मांगनी ही चाहिए। फांगाओ कहती है एक बार तो अच्छे बाप बन जाओ और अब रिग्रेट करिए उनके साथ इतने दूर तक आने पे, और बोलती है कि मुझे तो उसी वक्त अपनी दोनों बेटियों को लेकर चला जाना चाहिए था जब तुम्हारी फैमिली को बेटा चाहिए था। दोनों में बहस इतनी ज्यादा हो जाती है कि बात डिवोर्स तक पहुंच आती है। जिन्यू भी कहता है शिंग्यू से एक बार जाकर माफी मांग लो वरना मॉम डैड आपस में लड़ते रहेंगे और डिवोर्स लेकर ही छोड़ेंगे। सो वो बहुत सोच समझकर अपने डैड से कहती है कि वो उनके साथ गाँव जाएगी माफी मांगने। वो बोलते हैं ठीक है, पर इस बात की खबरें फांगाओ को नहीं लगनी चाहिए। वहाँ जाकर माफी मांगने के बावजूद भी उन लोगों का जी नहीं भरता। उसके दादा तो अपने बेटे को लाठी देकर शिंग्यू को मारने तक को कहते हैं, लेकिन उसके ऐसा ना करने पे अपने बेटे को मारने लगते हैं। उतने में फांगाओ आ जाती है और सबसे झुककर माफी मांगते हुए कहती है कि शिंग्यू को ये सब करने को मैंने कहा था। इफान तो उसे कोसने लगती है। शिंग्यू को भी अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी माँ उसको बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पे ले रही है। वहाँ से सब कुछ कड़वा होकर वो लोग वापस आ रहे होते हैं और लू शेंग को अभी भी अपनी फैमिली के साथ रिश्ते खराब होने की पड़ी रहती है। जिनियो को भी घर का माहौल अच्छा नहीं लग रहा था, सो वो कहता है कि वो इस सेमेस्टर कैंपस में ही रहेगा। अगले दिन फांगाओ बोलती है कि वो बस शिंग्यू की जिंदगी बेहतर करना चाहती है। ये उम्र अभी सिर्फ पढ़ाई करने का है, डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं। एक बार वो यूनिवर्सिटी चली गई तो उसके लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर देंगी। इवन अगर उसे घर में अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कि उनको भी नहीं लग रहा, तो वो जहाँ चाहे जा सकती है। पर तभी जब वो बड़ी होकर अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, वो अपनी माँ की बात समझने की कोशिश करने लगती है। स्कूल में देंगमी और गुआन लान शिंग्यू की सीट खराब करने में लगी थी, तभी जेलिन और शेनहाओ आकर उसे ही उस सीट पे बैठा देते हैं, क्योंकि अब वो जानते हैं मिनशेंग लाइक्स शिंग्यू तो अपने दोस्त का साथ देंगे। ब्रेक टाइम पे शेनहाओ शिंग्यू को मिनशेंग का भेजा हुआ नोट देता है जिसमें लिखा था मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूंगा। शेनहाओ से जब मिनशेंग पूछता है शिंग्यू ने क्या जवाब दिया, तो वो बोलता है कुछ नहीं, लेकिन वो पढ़कर गहरी सोच में डूब गई थी।
शिंग्यू जब अपने माँ के साथ आ रही होती है तब पड़ोस की औरत उसे कहती है, तुम मिनशिंग के घर पे रह रही थी ना, मैंने देखा था उसे तुम्हारे साथ टैक्सी से बाहर आते। उसकी माँ बोलती है, तुम अपने काम से काम रखो। जिन्यू भी आकर अपनी माँ और बहन को घर के अंदर ले जाता है। उसकी माँ फिर जाती है रेस्टोरेंट। जाने से पहले जिन्यू से कहती है, निकलते वक्त ताला लगाकर मुझे चाबी दे देना। उसके जाने के बाद शिंग्यू जिन्यू से फेवर मांगती है कि वो मिनशिंग से मिलने जा रही है, सो वो इतना करे कि इस बारे में माँ को पता न लगने दे। फिर वो उसे मैसेज करके पेड़ के पास बुलाती है और कहती है कि उसकी माँ की वजह से वो उसे इग्नोर कर रही थी, साथ ही वो उसकी शुक्रगुजार है जो भी उसने उसके लिए किया। पर उन दोनों के बीच ना कुछ पहले था और ना फ्यूचर में कभी हो सकता है, क्योंकि वो यहीं रहने वाली है और वो फ्रांस जाने वाला है। वो उसके फ्यूचर के बीच नहीं आ सकती। ऊपर से वो उससे पहले से नफरत करती आई थी और अभी भी करती है। मिनचिंग का ये सब सुन के तो दिल टूट जाता है। हालांकि दर्द शिंग्यू के दिल में भी हुई, पर वो ये सब मिनचिंग की भलाई के लिए कर रही थी। स्कूल में उसकी क्लास टीचर को जब शिंग्यू के टेस्ट में लिखे ऐसे के बारे में पता लगती है तो उन्हें समझ आता है कि उसके मन में कितने सारे सवाल और बातें हैं। सो वो डॉक्टर ली फैन, उन्हें अभी स्कूल वालों ने बुलाया है, सो उनसे मिलने का उसे सजेस्ट करते हैं। वहाँ वो मोमो को देखती है जो बताती है कि वो डॉक्टर ली फैन से ओपन अप नहीं हो पा रही क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें हैं जो बहुत ही अजीब है और समझ नहीं आ रहा वो कैसे बताए। स्कूल से घर आते वक्त रास्ते में साइकिल खराब हो जाता है। वहाँ से गुजर रहे कुछ लड़के फांगाओ के सामने शिंग्यू को छेड़ने लगते हैं। वहाँ से जा रहा मिनचिंग ये देखकर आगे बढ़ जाता है। तीनों दोस्त खा पी रहे होते हैं कि जेलिन मिनचिंग को शिंग्यू के वायरल फोटोज दिखाता है। उसे लगने लगता है कि उन लड़कों ने उसके साथ कुछ किया है। वो भागता हुआ जाता है। वहाँ सब्जी बिखरे हुए थे जिसे फांगाओ ने फेंक फेंक कर उन लड़कों के मुंह पे मारा था। मिनचिंग उन लड़कों को देखकर बहुत धुलाई करता है। वहाँ पुलिस तक आ जाती है। फिर पता लगता है कि वो फोटो एडिट किया हुआ था। घर पे फांगाओ शिंग्यू को कल ब्लड टेस्ट के लिए ले जाने की बात करती है। रात तक उसके डैड शिंग्यू से अपनी दिल की बात कहने लगते हैं कि उन्होंने और फांगाओ ने लव मैरिज की थी, लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो गया उन्हें पता नहीं चला। शायद वो ही अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं उठा सके। स्कूल में मिनचिंग के डैड को बुलाया जाता है उनके बेटे की वजह से। उन्हें थोड़ा सुनना भी पड़ता है। रात में वो अपनी माँ से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है और जब वो देखती है कि मिनचिंग अब तक अपने डैड से नाराज है तो वो उसे सच बता देती है कि वो ही घर छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। वे मिनचिंग को लेकर जाना चाह रही थी, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल न होने की वजह से मिनचिंग के दादा ने ले जाने नहीं दिया। वहीं फांगियान आती है मिनचिंग के डैड से मिलने और यहाँ शिंग्यू देखती है बाहर पुलिस आई है क्योंकि मोमो ने अपने डैड के खिलाफ कंप्लेंट किया था। अगले दिन मोमो बताती है कि वो लाइफ में एक बार बहादुर बनना चाहती थी, इसीलिए ऐसा किया। पुलिस ने कहा कि फिर से वो ऐसा कुछ करे तो उन्हें बताए। हालांकि उसके डैड इसके बाद से और भी ज्यादा हाइपर हो गए और उसकी माँ को सुनाते रहते हैं और उसकी माँ मोमो को ब्लेम देती है। रात तक शिंग्यू अपनी रिपोर्ट अपनी माँ को दिखाती है जो कि नेगेटिव था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने में बस 2 महीने के वक्त बचे हैं। शिंग्यू स्टूडियो में डांस किया करती है। मिनचिंग बास्केटबॉल खेलता है और दोनों स्कूल में एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। वहीं जब देंगमी गोवालन और जियांगनान को इंटरनेट से पता लगता है शिंग्यू के घर से भागने और उसकी बहन बेयू की सच्चाई, तब वो शिंग्यू को समझने लगते हैं। एक रोज जिनरियो आता है शिंग्यू के स्कूल के बाहर उसे आखिरी बार बाई बोलने क्योंकि वो हंजाओ छोड़कर जा रहा है और ये भी बताता है कि वो और बेयू एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। पर जब उनका सच बाहर आया तो ये सब हो गया। और वैसे भी गांव का मामला शहर से बिल्कुल अलग है, इसीलिए वो भी बेयू का साथ नहीं दे पाया। जाते हुए उसे बेयू का म्यूजिक बॉक्स लौटा देता है क्योंकि उससे ज्यादा ये शिंग्यू डिजर्व करती है। मिनचिंग अपनी पैकिंग करके डॉम में शिफ्ट हो जाता है। फ्रेंच सीख रहा होता है और स्कूल आना भी बंद। मिनचिंग और शिंग्यू के बीच दूरियां होने के बावजूद वो चुपके से शिंग्यू को पेड़ से उसकी माँ के साथ जाते देखता है। शिंग्यू की नजर भी हमेशा उसके फ्लैट पे टिकी रहती है, जिसे देखकर वो पड़ोसन कहती है कि वो तो चला गया यहाँ से। वहीं मिनचिंग आया है मोमो से मिलने और उसे बताता है कि उसने स्कूल से लीव लिया है, डॉम में रह रहा है क्योंकि एक तो वैसे उसके डैड लॉ सूट की वजह से परेशान है। वो उन्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। उसके बाद वो मोमो को डॉक्टर लीफान का नंबर देता है जो कि उसके डैड की क्लासमेट रह चुकी है। साथ ही ये नंबर शिंग्यू से भी शेयर करने को बोलता है। वो जब शिंग्यू से मिलती है तो पूछती है क्या हुआ है आखिर तुम दोनों के बीच। वो बहुत मुरझाया सा लग रहा था, लेकिन वो खामोश रहती, कुछ जवाब नहीं देती। तो मोमो ही उसे डॉक्टर का नंबर देकर बताती है कि मिनचिंग ने ये उसे देने को कहा था। एक रोज क्लास के दौरान अर्थक्वेक आ जाता है। टीचर सबको बाहर मैदान में जाने को कहते हैं। उनके स्कूल को तो नहीं कुछ होता है, पर कुछ जगह पे तबाही हुई होती है, लोग फंसे हुए हैं। स्टूडेंट्स उनकी मदद के लिए पैसे कलेक्ट करते हैं, इवन बाहर जाकर फंडिंग इकट्ठा करने की भी बातें करते हैं, जिसपे उसके क्लास टीचर गुस्सा करते हुए बोलते हैं तुम लोगों को अभी अपने पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए, इन सब के लिए हम बड़े हैं। उनका रिएक्शन स्टूडेंट्स को सेल्फिश लगता है, लेकिन जब पता लगता है कि उस एरिया में उनकी फैमिली फंसी हुई है तो उनके लिए बुरा लगने लगता है। उनके
क्लास में बदमाशी करना तब से बंद कर देते हैं। वही मोमो और शिंग्यू अपनी टीम के साथ मिलकर डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसे वो स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले हैं कम्युनिटी चैरिटी के दिन। शिंग्यू के डांस को देखकर वो पूछती है, इतना टैलेंट होने के बावजूद भी तुम क्लब ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहती? वो बोलती है क्योंकि बेयू डांस करती थी और उसकी माँ को लगता है जो लड़कियां डांस करती है वो आवारा होती है, इसीलिए वो नहीं चाहती उनके इमोशन को हर्ट हो। वही जिलिन मिनशेंग को दिखाता है कि उसके डैड का केस पूरे इंटरनेट पे वायरल हुआ है। उतने में उसके डैड भी आ जाते हैं। अपने बेटे से पूछते हैं ऐसे बिना बताए घर से जाने की वजह। वो बोलता है, आपने भी कौन सा मुझे अपने और माँ के बारे में सच बताया था? अब से आप मेरी फिक्र मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो। वहीं घर पे शिंग्यू देखती है एक डिलीवरी आई थी उसके लिए, जिसे जिन्यू देना भूल गया था, और वो था बेयू का मेडिकल रिपोर्ट्स की पूरी डिटेल। उसमें था कि उसके कंडीशन स्टेबल हो गए थे, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ सही होने पर भी वो मरी कैसे है। फिर वो याद करती है कि कैसे एक रोज जब वो हॉस्पिटल के बाहर थी अपने पेरेंट्स के लिए गर्म कपड़े लेकर, लेकिन उन्होंने उसे बाहर से वापस जाने को कहा। रास्ते में वो बेयू को एक ब्रिज के पास अकेले ठंड में खड़ा देखती है, तो डांट लगाते हुए कहती है, एक तो वैसे ही मॉम डैड तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं, रेस्टोरेंट भी बंद करके यहाँ आ गए हैं, एक पैसे की कमाई नहीं हो रही है, जिन्यू के पेरेंट टीचर मीटिंग मुझे अटेंड करना पड़ता है, ऊपर से तुम ऐसे करके हमारी परेशानियां बढ़ा रही हो। वो बोलती है, हाँ जानती हूँ, मैं हमारी फैमिली पे बोझ बन चुकी हूँ, पर फिक्र मत करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। वही मोमो के घर पे फिर से हो रहा है झगड़ा। उसके डैड उसकी माँ को घसीटते हुए घर से निकाल रहे होते हैं, जिस पे मोमो उन्हें रोकती है और वो उसे ऐसा हटाते हैं कि वो गिर जाती है और उसके पैर पे चोट आ जाती है। वो शिंग्यू को बताती है कि उसके ऐसे गिरने की वजह से उसकी माँ ने अपने हस्बैंड से फाइट किया और उसके डैड ने वादा किया है कि वो शराब नहीं पियेंगे अब से। एक लड़की मोमो से पूछती है, परफॉर्मेंस कल होने वाला है, लीड डांसर के बिना परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है? सो वो शिंग्यू को बोलती है डांस लीड करने के लिए। अगले दिन वो जिन्यू की घर की चाबी छुपा देती है ताकि वो उसे लॉक ना करे। वहाँ सब नर्वस हो रहे होते हैं, उतने में शिंग्यू आती है और डांस क्लब ज्वाइन कर लेती है। वहाँ ऑडियंस में मिनशेंग भी अपने दोस्तों के साथ आया होता है। हाजाओ स्कूल से परफॉर्मेंस के लिए सब आते हैं। शिंग्यू को डांस करता मिनशेंग स्माइल करते हुए देख रहा होता है। परफॉर्मेंस खत्म होते ही वहाँ से गुजर रही उसकी माँ उसे देख लेती है। शिंग्यू भी उन्हें देखकर भागने लगती है। मिनशेंग उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। जब फांगहाओ मोमो से पूछती है शिंग्यू कहाँ है, वो बोलती है वो यहाँ कैसे हो सकती है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। वही मिनशेंग शिंग्यू को पेड़ के पास ले जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर वो वहाँ से चला जाता है। रात में जिन्यू बताता है कि मैंने माँ को कन्विंस कर लिया है कि वो डांसर तुम नहीं थी, लेकिन तुम्हारा डांस वाकई बेयू की तरह अच्छा था। अगले दिन स्कूल में देंगमी, गुआनलान और जियांगनान शिंग्यू को अपने साथ लंच के लिए बुलाती है और देंगमी कहती है क्यों ना अब से पास्ट के बारे में सब कुछ भुलाकर हम नई शुरुआत करें। वही क्लास के दौरान मिनशिंग को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है। लिखा था, तुम्हारे डैड का लॉ सूट का मामला बहुत सीरियस हो गया है, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। सो वो आता हॉस्पिटल फांगयान से पूछने क्या ये सच है जैसे कि आर्टिकल में लिखा है कि उसके डैड ने पैसों के लिए पेशेंट को मारा। वो बोलती है बिल्कुल भी नहीं, पेशेंट जब आई थी तो उसकी बीमारी लास्ट स्टेज पे पहुंची हुई थी। इवन तुम्हारे डैड से पहले कई डॉक्टर्स ने सर्जरी करने से मना कर दिया था रिस्क की वजह से, लेकिन उसकी फैमिली वालों ने तुम्हारे डैड के सामने बहुत गिड़गिड़ाया। सक्सेसफुल रहा सर्जरी, पर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो गए थे। सो उन्होंने दूसरी सर्जरी की, लेकिन वो बच नहीं सकी। पेशेंट के इन लॉज ने पेमेंट करने से मना कर दिया और पेशेंट का मौत का इल्जाम तुम्हारे डैड पे दे दिया। वो पूछता है आखिर उन्होंने हाँ कहा ही क्यों? वो बोलती है ये तो तुम्हें उनसे ही पूछना चाहिए, पर मैं ये इतना जानती हूँ कि उन्हें जो सही लगता है वो बिना किसी से कहे वही करते हैं, भले उसके बदले उन्हें गलत समझकर जज ही क्यों न किया जाए। वो आता है अपने डैड के पास और देखता है कुछ बुक्स फ्रांस में कैसे अडेप्ट करें जो कि उनके बेटे के लिए थी। ये देखकर उसे समझ आता है कि वो उसका बिना बताए कितनी केयर करते हैं। वही हुआन शिंग्यू के लिए डिनर लेकर आई होती है रेस्टोरेंट से। उसी दौरान बताती है कि जिनजियो जहाँ काम कर रहा था वहाँ पे उसके और बेयू के बारे में सच पता लग गया। सो उसने जॉब छोड़ दी और वो लापता है तब से। उसका कहना है कि जिनजियो ने जो भी किया वो गलत था और उसे सजा भी मिल चुकी है, पर अब तक उससे नफरत करते रहना सही नहीं, क्योंकि जिनजियो की शादी खराब करने के बाद जब वो भाग गई तब पूरी फैमिली उसके स्कूल जाकर तमाशा करने वाले थे, पर उन्हें जिनजियो ने ही रोका। फिर वो देखती है कि मोमो के डैड को एम्बुलेंस ले गई। स्कूल में मोमो को ढूंढती है पर वो आई नहीं होती। सो वो अपनी माँ के साथ जाती है हॉस्पिटल उसके डैड के बारे में हालचाल लेने। मोमो रो रही होती है क्योंकि उसके डैड को लीवर कैंसर हो गया है। वो जिस इंसान को चाहती थी कि वो मर जाए, पर अब जब वो मर रहे हैं तब समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे फेस करे। स्कूल में डॉक्टर ली फान कुछ पोस्टर्स लगाते हुए शिंग्यू को वहाँ देखकर उसे भी इसमें वॉलंटियर करने को कहती है।
उनकी ऑर्गेनाइजेशन एड प्रिवेंशन से रिलेटेड अवेयरनेस पे काम करती है। वहीं हॉस्पिटल में मोमो के डैड मोमो के साथ पास्ट के अच्छे पलों को याद कर रहे होते हैं। मिंगशिंग भी हॉस्पिटल आया हुआ था मोमो को देखने के लिए। फांगियान से उस मरे पेशेंट के बारे में कुछ जानकारी मांगता है। वो बताती है पेशेंट के मरने के बाद से उसका हस्बैंड गायब है और एक दफा फिर उसके इन लॉज आते हैं, हॉस्पिटल में तमाशा करते हैं कि मेडिकल बिल पे नहीं करना उन्हें, इवन पेशेंट की मौत का कंपनसेशन भी चाहिए। पर एक दफा उनके डिपार्टमेंट में किसी ने कैश भिजवाया था उसी पेशेंट का बिल का बोलकर, पर वो किसने भिजवाया था वो पता नहीं। वापस जाते वक्त एंट्रेंस के पास शिंगियो को देखता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। उसके पास छाता होने के बावजूद भी उसने कहा कि उसके पास नहीं है ताकि उससे बात करने का थोड़ा टाइम मिल जाए। उससे उसका हालचाल पूछता, सेम वो भी पूछती है। फिर वो बताता है कि अब वो स्कूल नहीं आएगा, वो पेरिस के मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहा है। सो ये उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। सो उससे पूछता है अगर उसे उससे कुछ कहना है तो। वो बस बोलती है बेस्ट ऑफ लक। बारिश कम होते ही निकल रही होती है तो वो उसे छाता देते हुए बोलता है मैंने झूठ कहा था। वो कहती है नहीं ले सकती, जैसे कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है तो मैं इसे लौटा नहीं पाऊंगी तुम्हें। शिंग्यू को लगता है कि बेयू पे उसकी फैमिली वालों ने गिव अप कर दिया होगा। इसी बारे में वो अपनी माँ से पूछती है पर वो कुछ जवाब नहीं देती। वही स्कूल में मोमो बताती है कि कुछ दिनों से उसे बचपन की याद आ रही है जब उसकी फैमिली खुश रहा करती थी। उसके डैड एलिमेंट्री स्कूल के टीचर हुआ करते। भले ही कमाई कम थी पर सब कुछ सही चल रहा था। जब वो छोटी थी तब उसने अपने डैड से एक बार कहा कि उसे बड़ा घर और अच्छे कपड़े चाहिए। फिर उसके डैड वो जॉब छोड़कर बिजनेस में आ गए, लोन ले लिया और बिजनेस भी नहीं चल पाया। तो इन सब का ब्लेम वो खुद पे लेती है। शिंग्यू बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहाँ बास्केटबॉल स्टेडियम में जिलिन और शेनाओ देखते हैं मिनचेंग को एक पेपर के साथ किसी सोच में। जब पता लगता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है तो जिलिन बोलता है ये सब काम में तो मैं बहुत माहिर हूँ, और वो यूं उस शख्स का पता भी लगा लेता है। वही शिंग्यू आती है ली फान की ऑर्गेनाइजेशन जहाँ वो डॉक्टर झांग से पूछती है जिस इंसान का अर्ली स्टेज में इलाज चल रहा हो और स्टेबल भी हो जाए तब भी क्या वो मर सकता है। वो बोलते हैं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वही हम देखते हैं मिनचेंग को अपने डैड के घर हमेशा से ज्यादा विजिट करते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। शिंग्यू जब घर आती है तो कोई नहीं होता। जिनियो का कॉल आता है जो बताता है उसकी माँ हॉस्पिटलाइज्ड है। डॉक्टर से पता लगता है कि उसकी माँ को मेंटल हेल्थ इशू थी। इस बारे में वो अपने डैड से पूछती है। वो बताते हैं फांगाओ बेयू की मौत के बाद से इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रही थी, खासकर तब जब बेयू को उसकी फैमिली के मकबरे से एकदम अलग किसी सुनसान जगह में दफनाने को कहा गया क्योंकि वो लोग उसे अपनी फैमिली के कब्र के पास नहीं दिखना चाहते थे। वो एक रोज रात को फांगाओ को उसी कब्र के पास सोए हुए दिखते हैं। यहाँ मिनचेंग आ पहुंचा है पेशेंट के हस्बैंड के पास। वहीं हॉस्पिटल में कमेटी आ चुकी है, मिनचेंग के डैड भी हैं। उतने में वहाँ वो आदमी आकर बताता है कि वो सच में थैंकफुल है उनका, जहाँ बाकी के डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। उन्होंने ही उसकी बेबी का ऑपरेशन किया पर उसकी मौत के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, प्लस मेडिकल बिल के पैसे भी नहीं थे, इसीलिए भाग गया बड़े शहर काम करने के लिए ताकि पैसे चुका सके। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके जाने के बाद उसकी फैमिली ऐसे उन पे केस कर देगी। वो कंप्लेंट विड्रॉ कर लेते हैं। मिनचिंग के डैड को पता है ये काम उनके बेटे ने किया है, जो लैंग्वेज क्लासेस मिस करके यही सब करने में लगा था। वो आते हैं उस पेड़ के पास जहाँ वो मौजूद था। वो पूछता है पर आपको कैसे पता लगा इस जगह के बारे में। वो बताते हैं कि जब भी तुम अपने दादा से झगड़ा करके घर से भाग आते तब यहाँ आकर सो जाते हैं और मैं ही तुम्हें अपने कंधे पे घर वापस लेकर आता। और मिनचिंग को लगता था कि ये उसके दादा थे। वही शिंग्यू उस ऑर्गेनाइजेशन की वॉलंटियर बन गई है। वहाँ काम किए वर्कर्स की फोटोज लगा रही होती है। वहीं उसकी नजर बेयू की फोटो पे पड़ती है। वो इसका जवाब ली फान से मांगती है। वो बताते हैं कि वो हमारे साथ वॉलंटियर किया करती, पर एक रोज उसे किसी लड़के का कॉल आया और वो चली गई। जिनियो को आकर ये सब बताती है कि बेयू की मौत एक बीमारी नहीं थी, उसने खुद ही जिंदगी से अलग होने का फैसला किया था। वो बताती है बेयू के उस फैसले के पीछे की वजह। दरअसल वो ठीक हो रही थी पर किसी ने उसकी बीमारी की खबर और उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डाल दिए थे, जिसके कारण उसे और उसके माँ बाप को दिन रात कॉल करके परेशान किया जाने लगा। पहले मवाली लड़कों ने बेयू को हैरेस किया, फिर लोगों ने जलील करना भी शुरू कर दिया। उसे हॉन्जाओ स्कूल भी छोड़ना पड़ा और एक रोज वो हॉस्पिटल से भाग गई और जब उसकी माँ को मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेयू को लोगों की कड़वी बातों ने अंदर से खत्म कर दिया था। स्कूल में मोमो उसे अपने सारे नोट्स वगैरह देती है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, क्योंकि उसका एग्जाम उससे पहले होगा तो उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। और बताती है उसने अपने डैड के केमोथेरेपी कराने का फैसला कर लिया है। इसके लिए जो भी पैसे जरूरत पड़ेंगे वो उसे काम करके चुकाएगी, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसके डैड चल बसते हैं। वहीं शिंग्यू के दादा बीमार पड़ गए हैं, सो उनका ध्यान रखने के लिए फांगाओ गाँव जा रही होती है। चिंग्यू उन्हें मना करती है क्योंकि उनकी खुद की हालत अच्छी नहीं है कि वो दूसरा का ख्याल रखे, लेकिन वो वहाँ जाना चाहती है क्योंकि बेयू वहीं पे है। यहाँ मोमो शिंग्यू से अपने डैड के जाने के बाद अपना दुख जाहिर करती है।
फिर बताती है कि उसका यॉनबे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया। सो वो अपनी माँ के साथ हॉन्जाओ छोड़कर बेनिंग जा रही है। जाने से पहले सच बताती है कि उसने उस बार उसे मिनचिंग के साथ जाने से इसीलिए रोका क्योंकि वो मिनचिंग को बहुत एडमायर करती थी। वहीं हॉस्पिटल में मिनचिंग अपने डैड के लिए आया होता है और पता लगता है कि हेड नर्स फांगियान की शादी कराने के पीछे पड़ी है। इतने अच्छे अच्छे लड़कों के बावजूद भी वो शादी नहीं करना चाहती और इसकी वजह वो खूब अच्छे से समझ पा रहा होता है। सो वो अपने डैड के आए हुए सेरेमनी के इन्विटेशन देखकर कहता है कि वो भी अटेंड करेगा उनके साथ, लेकिन वह अपनी जगह फांगियान को भेज देता है झूठ बोलकर और अपने डैड से कहता है कि उन्हें अपनी जिंदगी में अब अपने बारे में सोचनी चाहिए। अपने बेटे के राजी होने पे उन्हें भी खुशी होती है और वो फांगियान का हाथ पकड़ के सेरेमनी अटेंड करते हैं। यहाँ लीफान चिंग्यू को बेयू की टीवी देती है जिसे बेयू ने एक रोज अपनी फैमिली को दिखाने के लिए रखा था। उसमें उसने अपना दिल खोलकर रख दिया। बताया कि जब वो पैदा हुई तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे देखा तक नहीं, जैसे कि वो अपनी फैमिली की एक डिसअपॉइंटमेंट हो। फिर माँ बाप के साथ भी कुछ साल ही रह पाई, पर वो कुछ साल उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे पल हैं। उसके बाद शिंग्यू पैदा हुई और उसे उसके दादा दादी ने जबरदस्ती गांव ले आए। उसके बाद हमेशा अपने वापस जाने का इंतजार करती रही। उस गांव की कड़वाहट में बस एक जिंजियू ही था जिसने उसे समझा, उसे चाहा। उसे लगा जिंजियू से उसका खून का रिश्ता नहीं है, सो उसके चांसेस हैं, पर उसका ख्वाब भी कुछ टाइम के बाद टूट गया, जिसका जिम्मेदार वो जिंजियू को भी नहीं देती, बल्कि उसकी किस्मत में ही किसी का प्यार नहीं लिखा था। लेकिन वो अपनापन और केयर उसे चाहिए थी, इसीलिए किसी की थोड़ी सी भी काइंडनेस उसके दिल को छू जाती और इस दलदल में वो ऐसा फंसी कि कभी निकल नहीं पाई। फिर पता लगा उसे इस बीमारी के बारे में, खुद को बहुत डरा हुआ और अकेला पाया। लेकिन जब देखा कि उसके पेरेंट्स सब छोड़ छाड़ कर उसकी देख रेख में लगे हैं, उसके साथ वक्त गुजार रहे हैं, तो पता लगा उसके माँ बाप उससे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि अपने बाकी के 2 बच्चों से करते हैं। उसका ये वीडियो देखकर शिंग्यू बहुत रोने लगती है। एक रोज स्कूल में उसके टीचर ऑफिस में बुलाते हैं। उसके डैड का कॉल आया हुआ था जो बताते हैं कि उसके दादा गुजर गए हैं, सो वो जा रहे हैं गाँव, वो भी जिन्यू के साथ आ जाए। वो घर की चाबी जब निकाल रही होती है ड्रॉअर से तो उसमें एक बॉक्स देखती है जिसमें उसकी माँ ने बेयू के भेजे हुए खत जमा करके रखे थे, एक अनमोल खजाने की तरह। बस में जिन्यू बात कर रहा होता है कि कैसे उसकी दादी की फैमिली से बेयू के फ्यूनरल पे कोई नहीं आया था। वो दोनों जब गाँव पहुँचते हैं तो शिंग्यू देखती है उसके अंकल आंटी सब मजे में खा पी रहे हैं और उसकी दादी का सारा ध्यान प्लस उनके खाने पीने का इंतजाम सब उसकी माँ कर रही है। एक नौकरानी जैसा बर्ताव किया जा रहा है उनके साथ। सो वो उनसे कहती है आपको यहाँ दादा का ध्यान रखने को बुलाया गया था, तो फिर आप पूरी फैमिली को क्यों संभाल रही है। वो बोलती है जिंदगी ऐसे ही है, इससे हम भाग नहीं सकते, बस सब्र करना पड़ता है। अगले दिन तो वो सब लू शेंग से बेशर्मों की तरह कहते हैं पापा ने मरने से पहले ये घर जिंजियो को देने की बात कही थी, तो ये घर अब हमारा है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वो बेचारे भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। फिर यान फेन और हेशेंग फंगाओ को यहीं रुककर अपनी सास की सेवा करने को कहते हैं। वो बोलती है एक बार शिंग्यू के एग्जाम्स खत्म हो जाए तो मैं वापस आ जाऊंगी। लू शेंग तब तक के लिए अपनी माँ के खर्चे भी उन्हें दे देते हैं। इतने से भी उनका जी नहीं भरता कि बेयू की कब्र को हटाने की बात करने लगते हैं और उनकी फैमिली में हो रहे मुसीबतों का इल्जाम भी बेयू के कब्र को ठहरा देते हैं। यान फिन बेयू को ना जाने क्या क्या कहने लगती है तो फांगहाओ भी अपना आपा खो देती है और उसे मारने लगती है। शिंग्यू और जिन्यू उन्हें छोड़ाते हैं। चिंग्यू कहती है वैसे भी बेयू कभी भी इस गांव में नहीं रहना चाहती थी, अच्छा ही है अगर हम इसे यहाँ से ले जाएं। सो अपनी बेटी के राख को कब्र से निकालकर अपने साथ ले आते हैं और उसे हंजाओ से थोड़ी दूरी पे एक बेहतर जगह दफन कर देते हैं। यहाँ हे भी जेल से बाहर आ गया है। स्कूल में शिंग्यू को मिलता है मोमो का आया हुआ खत जिसमें उसने लिखा कि बेनिंग में वो कितना हल्का महसूस कर रही है। साथ ही उसकी माँ स्कूल में साफ सफाई का काम करती है जिससे उनका गुजारा हो जाता है। पहले जहाँ उसे अपनी इमेज की फिक्र सताती थी, अब उसे शर्म नहीं आती अपनी इस साइड को भी दिखाने में। वो खत में उसके लिए उसके आने वाले बर्थडे की सरप्राइज भी छोड़ती है और वो था डांस कंपटीशन का सिलेक्शन लेटर। उसने उसे बिना कहे उसकी डांस की वीडियो ऑडिशन में भेज दी थी और वो सिलेक्ट भी हो गई। सो अब उसकी मर्जी है वो इस कंपटीशन में जाना चाहती है या नहीं, लेकिन उसके पास ना ही सॉन्ग थे ना ही कॉस्ट्यूम। तो देंगमी और गुआनलान और जियांगनान ये देखकर उसे हौसला देते हुए बोलती है कि इन सब का इंतजाम वो कर देंगी। वो कंपटीशन के लिए घर से झूठ बोलकर निकलती है कि जियांगजाओ यूनिवर्सिटी में जॉब से रिलेटेड कुछ सेमिनार होने वाला है। सो उसकी माँ भी नहीं रोकती, लेकिन पैकिंग के दौरान उसके डैड डांस कंपटीशन के सिलेक्शन लेटर देख लेते हैं, साथ ही जिन्यू भी, पर दोनों खामोश रहते हैं। उसके जाने के टाइम जिन्यू उसे कुछ देता है जिसे उसे बाद में देखने को बोलता है और वो थे बेयू के डांसिंग सॉक्स। होटल में सारे पार्टिसिपेंट्स रुक रहे थे। वहाँ हम देखते हैं मिनचेंग को अपनी माँ के साथ, क्योंकि वो भी इस कंपटीशन की एक जज है।
वो बातों बातों में बताती है कि गुआन ने उन्हें प्रपोज किया है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। मिनचेंग बोलता है, मुझे बस आपकी खुशी से मतलब है, आपकी जो भी मर्जी होगी मैं आपके साथ हूँ। यहाँ चिंग्यू डांस प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और वॉचमैन वहाँ किसी को नहीं देखते तो ताला लगाकर चले जाते हैं और चिंग्यू अंदर ही फंस जाती है। यहाँ मिनचेंग और एना को पता लगता है कि एक पार्टिसिपेंट ने अभी तक चेक इन नहीं किया, जिसका नाम चिंग्यू है। एना बताती है उन्होंने कुछ लड़कियों को रिहर्सल हॉल जाते हुए देखा, हो सकता है वो वहीं पे हो। ये सुनते ही वो अपनी माँ की आईडी लेकर अंदर जाता है और गार्ड से ताला खोलने को कहता है और उसे वहाँ चिंग्यू मिल जाती है। सारे रूम्स बुक हो गए थे उसके टाइम पे चेक इन ना करने से, सो वो उसे अपने रूम में लेकर आता है। उसे चुपचाप देखकर पूछता है, क्या सोच रही हो? वो बोलती है, तुम हमेशा सही वक्त पे आ जाते हो। वो भी उस टाइम के पलों को याद करता है जब वो उसके साथ रह रही थी। वो बताता है कि वो सच में उसकी मदद करना चाहता था हंजाओ से भागने में। वो उसे सॉरी कहती है पिछली बार बिना बताए चले जाने पे। अगले दिन कंपटीशन स्टार्ट होता है। जब चिंग्यू की बारी आती है तो उसके सॉन्ग में कुछ गड़बड़ होती है, सो मिनचेंग उसके लिए पियानो प्ले करता है और वो उसी धुन में नाचने लगती है। ये सब उसकी माँ भी देख रही होती है स्माइल करते हुए। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद चिंग्यू वापस लौट रही होती है क्योंकि उसे पता है कि वो जीतने वाली नहीं है और वैसे भी वो इस मकसद से यहाँ आई भी नहीं थी। उसने अपनी बहन की तरफ से डांस किया, वही बहुत है उसके लिए। लेकिन मिनचेंग उससे उसकी हेल्प करने के बदले उसका आज का पूरा दिन मांगता है। दोनों साथ मिलकर पूरा जियांगजाओ घूम लेते हैं, एक्वेरियम हो या अम्यूजमेंट पार्क या फिर लाइट हाउस। इवन उसके बाल खोलकर रबर बैंड भी खुद रख लेता है। शाम तक वो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है। वो अपना बर्थडे विश मांगती है तो उससे पूछता है क्या मांगा। वो बोलती है अपनी फैमिली की अच्छी सेहत और यूनिवर्सिटी में एडमिशन, और तीसरा नहीं बता सकती तुम्हें, ये एक सीक्रेट है। देखते देखते सुबह भी हो जाती है और वक्त हो गया था आखिरी बाई बोलने का। शिंग्यू उसे कहती है, जब हम बड़े होंगे जिंदगी में कई लोगों से मिलेंगे, फिर ये बिताए पल कोई मायने नहीं रखेंगे, है ना? वो उसका हाथ पकड़कर ठीक वैसे उसे काटता है जैसे कि उसने उसे फर्स्ट मीटिंग पे काटा था और बोलता है कि इसी के साथ मैं तुम्हारी यादों को डिलीट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी सभी ख्वाहिशें पूरी हो, और वहाँ से चला जाता है। वो भी हॉन्जो वापस लौट आती है और आते ही उसे पता लगता है कि हेई फिर से रेस्टोरेंट में तमाशा कर रहा है। वो कई बार आ चुका है चिंग्यू की गैर हाजिरी में और उनका धंधा मंदा हो चुका है। हेई उनकी बेटी से शादी करना चाहता है, उसकी माँ साफ मना कर देती है। वहाँ चिंग्यू भी आकर उस पर चिल्लाती है। फिर वो जिन्यू को पकड़कर उसे चोट पहुंचाने की धमकी देकर चिंग्यू को अपने साथ चलने को कहता है। लुशेंग लाते हैं सिलेंडर और उसे ऑन करके बोलते हैं, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना यही सब उड़ा दूंगा। वो भी डर के मारे अपने चेलों के साथ भाग जाता है और फांगहाओ बेहोश हो जाती है। वो रात तक रो रही होती है कि कैसे उनकी बेटी के जीते जी सबने उस पे उंगली उठाई और अब जब वो नहीं है तब भी लोग जीने नहीं दे रहे हैं। फिर खुद को कोसती है कि क्यों वो उसकी मदद नहीं कर सकी, क्यों उसे वापस भेज दिया। शिंग्यू से भी माफी मांगती है जैसे कि वो अब तक उसके साथ स्ट्रिक्टली पेश आ रही थी उस पे। चिंग्यू को समझ आ रहा था कि उनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, सो वो इस बारे में डॉक्टर से बात करती है। वो एडमिट करने की सलाह देती है इससे पहले कि मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाए। वही मिनचेंग जब बास्केटबॉल खेल रहा होता है तब दो लड़कों को चिंग्यू के बारे में बात करता सुन लेता है, जो रेस्टोरेंट में हुए हंगामे के बारे में बात कर रहे थे। वही है फिर से स्कूल के बाहर चिंग्यू को परेशान कर रहा होता है और उसकी बहन पे इल्जाम दे रहा होता है कि कैसे उसने उसे धोखा दिया। और जब उसे उसकी बीमारी के बारे में पता लगा तो उसने ये न्यूज ऑनलाइन फैला दी क्योंकि वो उससे नफरत करने लगा था। ये सुनकर वो उसे मारते हुए बोलती है, तुम्हारी वजह से आज वो जिंदा नहीं है और हमारी पूरी फैमिली परेशान है। उसे शेना और जेलिन रोकते हैं। इस बारे में मिनचेंग को भी बताते हैं कि चिन्यू की बहन है की वजह से मरी, लेकिन कुछ ऐसा वैसा करने से भी मना करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्द एग्जाम देने बेनिंग जाने वाला है। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और आ जाता है हेई के पास। उसे इतना प्रोवोक करता है कि वो उस पे हाथ उठा देता है। वो भी उसे पत्थर से मार देता है और यहाँ सबको लग रहा है कि वो चला गया हमेशा के लिए। अगले दिन चिंग्यू के डैड बोलते हैं कि सुना है हेई हॉस्पिटलाइज्ड है, अच्छा है वो हमें तुम्हारे एग्जाम तक परेशान नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं शिंग्यू को जिसे अपनी माँ की हेल्थ की टेंशन हो रही होती है, इसीलिए वो उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करती है हॉस्पिटल जाकर एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अगर अभी नहीं तो कम से कम उसके एग्जाम के बाद चली जाए। फिर वो ये भी बताती है कि वो जियांगजाओ डांस कंपटीशन में गई थी बेयू के अधूरे सपने पूरे करने के लिए। उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती, बस उसकी बातें चुपचाप सुन रही होती है। अब जैसे कि चिंग्यू के एग्जाम करीब आ रहे हैं तो वो जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे, अपना रेस्टोरेंट बंद करने वाले हैं। वान को उसका पेमेंट देकर उसे वापस भेज देते हैं। रात काफी हो चुकी थी, सो लूशेंग जिन्यू के साथ दुकान बंद कर रहे थे कि तभी आता है मिनचेंग। स्पाइसी नूडल ऑर्डर करता है। स्पाइसी इसीलिए मांगता है क्योंकि उसे इसी बहाने रोना था
और खुद से कहता है कि वो कुछ भी भूल नहीं पा रहा है। वही स्कूल में सबकी ग्रेजुएट होने से पहले ग्रुप फोटोज भी खींची जाती है। इसी दौरान वो मोमो को खत भी लिखा करती है कि अब उसके दिल में गुस्सा, नफरत, कड़वाहट कुछ नहीं बचा। अब वो पहले से ज्यादा खुद को शांत महसूस करती है और ये भी कि वो जियांगजाओ जाकर फाइनेंस में पढ़ाई करने वाली है, जैसी कि उसकी माँ चाहती थी। उसी दौरान वो पार्ट टाइम जॉब भी करेगी ताकि अपने माँ बाप को बेहतर जिंदगी दे सके। अब एंट्रेंस एग्जाम का दिन दिखाया जाता है। बाहर पेरेंट्स बच्चों का इंतजार कर रहे होते हैं और अंदर बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं। एग्जाम देने के बाद बाहर आते ही सबके चेहरे पे ऐसी स्माइल होती है कि जैसे कि जंग जीत ली हो। वहीं अगर हम चिंग्यू को देखें तो जिंदगी में उसने कभी रुकना बंद नहीं करा, पर हमेशा मिनचेंग के घर की खिड़की को देखकर उसको मिस हमेशा किया करती। देखते देखते रिजल्ट भी आ जाते हैं। लूशेंग अपनी बेटी के सिलेक्शन पे फख्र महसूस कर रहे होते हैं और इसकी खबर पूरे मोहल्ले को सुनाते हैं। उसके बाद चिंग्यू अपनी माँ को मॉल भी लेकर आती है। वहाँ अपने साथ साथ उनके लिए भी लिपस्टिक खरीदती है। एक रोज वो अपने क्लासमेट्स के साथ बैठी होती है जहाँ सब कॉलेज सिलेक्शन पे एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। उसी दौरान चिंग्यू चेनहाओ और जिलिन से मिनचेंग के हालचाल पूछती है। उसे लग रहा है कि वो पेरिस में है, तो वो बता देते हैं कि उसने हे की धुलाई की थी, पर उसने पहले हाथ नहीं उठाया, सो उसका मारना सेल्फ डिफेंस में काउंट हुआ। उसके बाद हे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो फ्रांस जाने से पहले ये करना चाहता था ताकि वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को परेशान ना करे। वो भागते हुए पेड़ के पास आती है, पर उसमें मिनचेंग के विंड चाइम लटके होते हैं। वो कहती है, तुमने अपना वादा तोड़ा मुझे भुलाने का, तो मैं भी अब तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। वांजाओ छोड़ने से पहले वो अपनी फैमिली के साथ आती है बेयू के पास, उसे ये न्यूज देने और ये भी कि उसकी माँ अब ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार है। उसके बाद से वो सब एक नई शुरुआत करेंगे। रात तक पैकिंग कर लेते हैं। उन लोगों ने एक नया घर लिया है। अपने कर्ज चुकाने के बाद जो पैसे बचे उससे लूशेंग ने भी दूसरा जॉब ढूंढ लिया है। चिंग्यू जियांगजाओ के डॉम में रहती है। उसके वहाँ दोस्त भी बन गए हैं और अब वो पहले से ज्यादा बोलती है। वहाँ वो काउंसलिंग का पार्ट टाइम जॉब करती है। यही जॉब इसीलिए उसने चूज किया क्योंकि वो लोगों को सुनना चाहती है और उन्हें हील करना चाहती है। वो काम करते हुए पैसे अपने पेरेंट्स को भी भेजाया करती है। देखते देखते उसकी माँ हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो जाती है। वो उन्हें पास के पार्क ले आती है। फंगाओ उसे नया फोन गिफ्ट करती है जो चिंग्यू की लाइफ का पहला फोन था। कॉलेज का वेकेशन का टाइम वो अपने घर वालों के साथ स्पेंड करती है। जिन्यो शिंगी को बताता है हे के बारे में कि उसे फाइनली सजा मिल चुकी है ऐसे गुंडागर्दी करने, लड़कियों को तंग करने और बेयू की जिंदगी बर्बाद करने के जुर्म में। और उस रात के बारे में भी जब मिनचेंग आया था उनके रेस्टोरेंट स्पाइसी नूडल खाते खाते रो रहा था और बोल रहा था कि वो भुला नहीं पा रहा है। चिंग्यू को कॉलेज में कई लड़के प्रपोज भी करते हैं, पर वो हमेशा सबको रिजेक्ट कर देती है। इसी दौरान वो उस लाइट हाउस के पास भी जाती है जहाँ वो और शेंग ने आखिरी बार गुड बाय कहा था, इस उम्मीद में कि कभी वो वहाँ उसे दिख जाए। वहीं हम देखते हैं मोमो आती है चिंग्यू से मुलाकात करने। वो बताती है कि उसे इंटर्नशिप मिल गई है एक कंपनी में जहाँ वो हमेशा बिजी रहा करती है, लेकिन अभी वो थोड़ी फ्री थी तो उससे मिलने आ गई। फिर वो उसे आना के साइनिंग इवेंट पे ले आती है और बताती है कि मिनचेंग आया हुआ है। उसी ने अपनी माँ की इवेंट की सारी तैयारी की है। वो कहीं न कहीं जान चुकी थी मिनचेंग के दिल में चिंग्यू क्या वैल्यू रखती है, सो वो उसे उससे सब सॉर्ट करने के लिए यहाँ लाई है। पर वो वहाँ से उससे मिले बिना चली जाती है, लेकिन उसे मैसेज करके पूछती है क्या न्यू ईयर पे वापस आ रहे हो, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आता। वहीं चिंग्यू जिसने अपने स्कूल ब्रेक के टाइम को यूटिलाइज करने के लिए ये जॉब कर रही थी, वो बताती है कि वो ये आगे भी करना चाहती है, इवन साइकोलॉजी की पढ़ाई भी करेगी। वो एक दिन अपने गांव जाकर काउंसलिंग करेगी उन बच्चों का जिन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। जिंजू को भी हम देखते हैं जो अपने काम में बहुत मेहनत कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर भी अपने अपने रास्ते चल देते हैं, पास्ट को भुलाकर मूव ऑन कर रहे होते हैं। एक रोज वो लाइट हाउस के पास के कैफे बैठी होती है कि तभी मिनचेंग का पोस्ट दिखती है जिसमें था लाइट हाउस की पिक्चर्स। वो समझ जाती है कि वो अभी यहीं पे है। उसे इधर उधर तलाश करती है। वो उसे आवाज देता हुआ कहता है, सुनो तुम मेरे बारे में पूछ रही थी। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए दिखने लगते हैं। वो पूछता है उस रोज तुमने क्या मांगा था। वो बोलती है जो भी मांगा था वो जानने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि वो विश पूरी हो चुकी है। वो पास आता है, चिंग्यू का लकी चार्म लौटा देता है क्योंकि उसका लकी चार्म उसके सामने खड़ा है। और ये ड्रामा उन दोनों के प्यारे से किस के साथ खत्म हो जाती है।